हाय एवरीवन, मैं हूँ पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के आईआईटी सेंटर पर। एक बार देख लेते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है सभी को आवाज़? आनी भी चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। देखो काम वाम कर लें कुछ है भाई। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। चलो चैप्टर खत्म करें ये। चलो ये चैप्टर देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। भाई नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, अच्छी बात है। आप धीरे धीरे क्या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अब बताएंगे। देखो भाई नेशनलिज्म मैंने कई बार बताया है होता क्या है। फिर से हम बता देते हैं। भाई नेशनलिज्म का सीधे सीधे मतलब होता है अ, राष्ट्रवाद की भावना। जब आप बाहर निकलते हैं और अपने सभी निजी स्वार्थों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देश के बारे में सोचते हैं, देश के प्रति प्रेम भावना को हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। तो नेशनलिज्म ऐसे ही कहते हैं कि जब सारी चीजें एक तरफ और अपना देश एक तरफ हो जाए। खैर छोड़ो, ये तो नेशनलिज्म हो गई। इट जस्ट अ माइंड सेट, इज अ मेंटालिटी। लेकिन भाई ये जो चैप्टर्स दिए गए ना, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया वगैरह, भाई हर चैप्टर की अपनी एक वैल्यू होती है ना, हर चैप्टर का अपना एक मैसेज होता है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं थोड़ी, कि तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि अंधाधुंध कुछ ना पढ़ो। ओके, तो भाई ये जो कहानी है ये है बैटल ऑफ थर्मोपिली की, और बात है 480 बीसी की। अब ये 480 बीसी सर जी बहुत ज्यादा पहले नहीं पहुंच गए आप। नहीं, बहुत ज्यादा पहले पहुंचने की जरूरत पड़ी मेरे को, क्योंकि बैटल तो एक से एक हुई है, बट ये वाली भी बढ़िया है, तो ध्यान देना। बैटल ऑफ थर्मोपिली में हुआ क्या था कि स्पार्टा, मतलब ग्रीक सोल्जर्स वर्सेस पर्शियन सोल्जर्स, कुछ इस तरीके से थी कि मतलब जो पर्शियंस थे, पारसी, वो कब्जा करने निकले थे यूनान पर, ग्रीस पर। किस पर? ग्रीस पर। ठीक है, ग्रीस पर वो कब्जा करने निकले थे, तो महाराज लियोनाइडस थे वहां पर। कौन थे? ध्यान रखना, लियोनाइडस वन। लियोनाइडस को जब ये बात पता चलती है, तो स्पार्टा के हेड होते हैं, स्पार्टा के मतलब स्पार्टा के टेक केयर करते थे सब लोग, महाराज ही मानते थे उन्हें, राजा नहीं थे, कमांडर थे। तो ये सेना मांगते हैं तो सेना मिलती नहीं, तो ये अपने कुछ सबसे विश्वसनीय पात्र उठाते हैं कि मतलब कि भैया तुम ही आ जाओ। तो ये 300 बंदे इकट्ठे करते हैं, कुछ और होते हैं 400 के आसपास, बट वो दूसरे तरफ से होते हैं। तो 300 मेन थे स्पार्टन्स। इनके पास कुछ ज्यादा हथियार नहीं थे भाई, इनके पास एक भाला था, ओके, एक ढाल थी, शील्ड थी, उसी के चलते इन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी। 300 लड़े पहले 7000 से, जो कि पहला दिन था लड़ाई का। लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, खत्म कर दिया। ऐसे धीरे धीरे पर्शियंस बहुत सारी सेना भेजते गए भेजते गए भेजते गए भेजते गए, और ये भी लड़ते रहे लास्ट स्टैंड तक, आखिर तक ये लड़े और फिर शहीद हो गए। ये बोले सर जी हम क्या करें, इसमें शहीद हो गए, जीते थोड़ी। वही बात आ जाती है बेटा, ये कहानी मैंने जब ऑफलाइन सुनाई थी ना, इधर भी बच्चे यही बोल रहे थे कि सर जी क्या फर्क पड़ता है, जीते थोड़ी। मैं कहा बहुत बढ़िया बात कही आपने, जीते थोड़ी, लेकिन जीतना जरूरी नहीं थी हर बार। ठीक है, काफी समय तक लड़ाई में टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है, और ये टिके भी। ओके, जो पर्शियन राजा था उसे सारे लोग भगवान मानते थे उसके देश के। वो तो महाराज लियोनाइडस के पास आया भी, बोला कि एक काम करो, हम स्पार्टा भी तुम्हें दे देंगे, तुम बस हमारे घुटने टेक दो, क्योंकि जो तुम लड़ते जा रहे हो ना हमसे, हार नहीं मान रहे, इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है, तुम घुटने टेक दो, स्पार्टा भी रख लो, हेड हम तुम्हें बनाएंगे और इतना पैसा दे देंगे बेशुमार, तुमने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। लियोनाइडस माना नहीं। ओके, ना वो डरता था, ठीक है, और ना वो झुकता था, सीधी बात। ठीक है, और फिर उसके बाद एट द एंड वो शहीद हुए। कहानी यहाँ शुरू नहीं होती बेटा, कहानी आगे शुरू होती है। उन 300 सिपाहियों में से, मतलब जितने भी सिपाही थे उनमें से एक बंदा था, उसका नाम था एरिस्टोडेमस। क्या नाम था? एरिस्टोडेमस। लियोनार्डस उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम वापस जाओ, मतलब तुम साथ में मत लड़ना, तुम वापस जाओ, क्योंकि लड़ेंगे तो कहीं मरना तय है। तो वापस जाओ, जाकर हमारी ये कहानी सबको सुनाना कि देखिए यार, हम ना झुके, ना हम हारे, ना हमने घुटने टेके, हम लड़ते रहे अंत तक। ओके, ये कहानी जरा अगर उन्हें सुना दोगे तो खुद देखना चीजें कितनी बेहतरीन होंगी। बोला, हाँ जी बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने ये कहानी जाकर सबको सुनाई, और फिर अगली बैटल तैयार हुई, जब 10,000 सोल्जर्स थे ग्रीक्स के। पहले 300 ने लड़ा, अब 10,000 थे। और जब ये कहानी धीरे धीरे ना कि केवल स्पार्टा में, पूरे यूनान में, मतलब पूरे ग्रीस में फैल गई, तब हमें एक राजा मिलता है आने वाले वक्त में, वो था दी अलेक्जेंडर।
हो सकता है तुमने लियोनार्डस का नाम कभी ना सुना हो, मगर अलेक्जेंडर को तो सभी जानते हैं, सिकंदर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट करके, सिकंदर महान करके, है ना? सिकंदर वो राजा था जिसने शायद पूरी दुनिया जीतने की ठानी थी और लगभग जीत भी चुका था। इंडिया नहीं जीत पाया, वो अलग बात है। ओके। और ऐसा कहते थे कि बेटा जो ग्रीक्स होते हैं ना, यूनान के लोग, उन्हें केवल भगवान ही हरा सकता है, ऐसा कहते हैं कई जगह पे आज भी। तो ग्रीक्स की कहानी कुछ ऐसी है। अब खुद सोचो, अगर लियोनार्डस की कहानी स्पार्टा तक पहुंचती ही नहीं, कि आए गए कहाँ को मर गए पता ही नहीं चला, तो हमें सिकंदर देखने को नहीं मिलता। ग्रीक साम्राज्य को, यूनान साम्राज्य को, ग्रीस साम्राज्य को कभी सिकंदर देखने को नहीं मिलता, इतना ताकतवर राजा देखने को नहीं मिलता। ठीक है। और कहीं ना ये शरीर से बहुत बढ़िया होते। अलेक्जेंडर की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, जब 5'6", 5'5" इतनी रही होगी। बट बहुत ताकतवर लोग, बहुत खतरनाक लोग। ठीक है। तो बेटा कभी कभी नहीं, हर बार ये जरूरी हो जाता है कि अपने पूर्वजों की कहानी अपने लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि देश के अंदर पुश्ता समझदार पैदा हो। ठीक है। और यही नेशनलिज्म है, क्योंकि ये कहानी आगे रिलेट होगी, कैसे रिलेट होगी, क्योंकि जब नेशनलिज्म में, भारत में राष्ट्रवाद की बात आई थी, तो हमने अपने पूर्वज ही याद किए थे कि भाई हमारे पूर्वजों ने देश की रक्षा कैसे करी, अब तुम्हारी बारी है, कैसे करोगे। ठीक है। जरूर नहीं हर लड़ाई मारपीट से जीती जाए। ओके। अगर आप बात बोलकर मनवा सकते हैं, शांति से मनवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहानी अब शुरू होती है, नेशनलिज्म इन इंडिया अब शुरू करते हैं। बात की वैल्यू समझिए, चैप्टर की वैल्यू समझिए। ओके। इतिहास बेटा पढ़ाया ही इसे इसलिए जाता है ताकि इतिहास की गलतियों को दोहराया ना जा सके। ठीक है। इतिहास से सीखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो भाई, ये बात चलती है, वर्ल्ड वॉर से शुरू करेंगे। अब प्रेजेंट में आ जाइए। प्रेजेंट में आ गया, अभी पास्ट में ही है। ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन भाई लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। ओके। ये ना यार लिखते जाना है ना, बहुत आसान रहता है, सही रहता है। 1914 से 1918 तक। तो ये जब ये वॉर लड़ा गया था, तो उस समय पर हो क्या रहा था भाई, कि देखो भाई, जब जहां भी देश में वॉर होता है तो पैसों की दिक्कत बहुत होती है, वो होती भी है। फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, भुखमरी भी फैलती है। बंगाल फेमाइन देखने को मिला उन्हीं दिनों हमें। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें खराब चल रही थी। ठीक है। और हमारे लोग बिखरे पड़े थे, क्योंकि हमने एक लड़ाई छेड़ी थी 1857 में और हम हार गए थे। उसके बाद कोई खास मनोबल बचा नहीं। लोग कर रहे थे, ऐसी बात नहीं कि कोई आजादी की लड़ाई लड़ ही नहीं रहा था, सब कर रहे थे। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर इतना गहरा था हमारे ऊपर कि हम लोग अपने लोग बचाने में आ गए थे, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन था। ओके। फोर्स रिक्रूटमेंट मैं बताता हूँ कि जबरदस्ती लोगों को उठा के सेना में भरना। ठीक है। अंधाधुंध भरे जा रहे थे। अंग्रेजों का यही काम था। अगर आपको लगता है अंग्रेज हमारे लिए बहुत नेक दिली रखते थे, ये बहुत अच्छा काम करते थे, ये बात भूल जाओ बेटा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग उनके लिए कोई इंसान नहीं थे। साफ बोलता हूँ, और ये सच भी है। तो फोर्स रिक्रूटमेंट का सीधे मतलब था कि उठाकर वो जबरदस्ती सेना में भर रहे थे, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड वॉर जीतना था। जो वो जीते भी। हमारे 70,000 सैनिक मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। मारे गए। अब मुझे कैसा पता इतने मारे गए, क्योंकि मैं केसरी टू देखी है, और केसरी टू में अगर आपने लास्ट वाला सीन देखा हो, तो अक्षय कुमार ने ये बात बताई थी। उन्होंने बहुत सारी बात बोली थी। ठीक है। वो बताते हैं काफी सारी बातें। ठीक है। तो पता है। तो ये बात हुई। फर्स्ट रिक्रूटमेंट। सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस थे। क्या क्राइसिस थे सोशो इकोनॉमिक, कि भाई यही नहीं पता चल रहा था करें क्या, अंग्रेजों से लड़ाई या अपनी पेट की भूख ठीक करें। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक आ गया 1918 में। ये भी एक बीमारी थी, प्लेग था मतलब। तो काफी सारे लोग इसमें भी मारे गए। तो देश की हालत बहुत खराब चल रही थी। इकोनॉमिक बर्डन भी था, टैक्सेस बढ़ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश को तो युद्ध जीतना था हर हालत में। तो वो लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, और हम लोग टैक्स पे करते जा रहे थे। क्या करते। ठीक है। राजा थे, महाराजा वही थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। पूछ सकता है एग्जाम में, भैया क्या क्या चीजें थी, बताइए क्या क्या चीजें हो गई थी उस समय पर। तो भैया यही हो गई थी कि हमारी ऐसी तैसी कर दी थी इन लोगों ने। वॉर इनका था। ठीक है। ओके। और लोगों के अंदर इस वर्ल्ड वॉर के आसपास तो कोई खास उम्मीद नहीं थी कि अब हम इनसे ओवरकम कर सकते हैं। किन से, ब्रिटिश से। तो ये उस समय पर हालत थे भारत के। ऐसे वक्त पे हमें एक ऐसा नेता चाहिए था जो इन सब लोगों को इकट्ठा करता और उन्हें बताता कि बेटा आजादी की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है, तुम बस लड़ना सीखो। तो वो दिन आया भी। वो दिन आया 1915 में।
1915 में। कौन सा दिन आया? 1915। अब बात आती है भैया 1915 में क्या हुआ था? भैया गांधी जी आए थे। कौन आए थे? गांधी जी आए थे। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ओके, ये ले लो। बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। कहाँ से आते हैं भैया? साउथ अफ्रीका से आते हैं। ध्यान रखना, आई एम नॉट टेकिंग समवन साइड, मगर गांधी अपने टाइम के फेमस वकील रहे हैं। ओके, और अपने टाइम के उन्होंने काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स वगैरह किए थे, ना कि केवल भारत में बल्कि शुरू उन्होंने अफ्रीका में किया था, क्योंकि उधर भी रेसिज्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो उससे काफी ज्यादा वो फेमस भी हुए थे। तो वो अपने साथ आइडिया लेके आए थे सत्याग्रह का, कि सत्याग्रह का आइडिया का मतलब सीधे बात ये है कि अगर आप सही हो तो शांति से अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हो। ओके, कोई फिजिकल फोर्स या वायलेंस की जरूरत नहीं है, अहिंसक रूप से काम करेंगे, हिंसक नहीं बनेंगे, हिंसा नहीं कर सकते। बहुत लोग ना इस बात पे ना बड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि भैया हिंसा क्यों नहीं, मारपीट क्यों नहीं। यार देख, 1914 और 1918 का जो वक्त है ना, यहाँ पर बंदे अपने दो वक्त की रोटी ढूंढ रहे थे कि खाने को मिल जाए, क्योंकि हालत इतने खराब थे देश के। उन लोगों को इकट्ठा करके आज़ादी की लड़ाई की तरफ इंस्पायर करना, यही बहुत बड़ी बात है कि बेटा तुम कर लो, खाना तो बाद में खाते रहेंगे। और दूसरी बात, हमारे लोग मतलब कैसे लड़ेंगे उनसे, ब्रिटिश से, मतलब आओ हाथ दो दो हाथ करें उनके साथ, नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे लोगों का ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर उनके साथ वायलेंस कर दिया, तो वो हथियारों के साथ है, हमारे लोगों के पास नहीं है इतना। सीधी बात है, हमारे लोगों को पूरा भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। दैट वाज द रीजन कि वायलेंस नहीं चुना, सत्याग्रह चुन लिया। सत्याग्रह भी आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया क्या है कि नॉन वायलेंट तरीके से हम क्या करेंगे, रैलीज निकालेंगे। ठीक है, असर तो इसके भी देखने को मिले थे। तो रैलीज वगैरह निकालेंगे। तो सत्याग्रह का सीधा मतलब था कि एक नॉन वायलेंट रूप से अपनी बात सरकार को रखना और उनसे मनवाना, यही कर सकते हैं। तो ये करा भी गांधी जी, ये सत्याग्रह का आइडिया लेकर आए थे। 3 सत्याग्रह उन्होंने आते ही किए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। कौन से? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में इंडिगो फार्मिंग की बात चल रही थी। हम्म, हाँ, इंडिगो फार्मिंग, नील की खेती, देखना पड़ जाता है यार। ठीक है, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। उधर किसानों पर हो रहे मतलब जरूरत से ज्यादा जो भी टैक्सेस थे, ओके, टैक्सेस नहीं भर पा रहे थे, रेवेन्यू नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि उनके क्रॉप फेलियर हो गए थे, किसानों की हालत खराब थी। खेड़ा सत्याग्रह उस बारे में था। तुम्हारे बुक में केवल नाम दे रखे हैं, उसमें हो क्या रहा है शायद लिखा है तो अच्छी बात है, मैंने देखा नहीं, बट लिखा है तो अच्छी बात है। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ सत्याग्रह की लड़ाई हुई। लड़ाई नहीं, मतलब उनके साथ नहीं, उनके साथ मिलकर इन्होंने रैली निकाली, मूवमेंट किया, और इसके चलते गांधी जी की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी हो गई। ब्रिटिश से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, हो भी नहीं सकती उनसे। ठीक है, वो आज भी ऐसी है, मैं सच बताऊं, वो आज भी ऐसी है। ओके, उनको देखकर ज्यादा इंस्पायर मत हुआ करो आप लोग। हम लोग ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि हम अपने पूर्वजों को याद रखते हैं। आगे बढ़िए, ध्यान देना कि ब्रिटिश से जब ये बात बर्दाश्त नहीं होती है तो वो लगाते हैं एक एक्ट, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्योंकि गांधी जी की फैन फॉलोइंग इतनी थी, क्योंकि ब्रिटिश ये बात समझ गए थे कि जो लोग है ना, इस वक्त गांधी जी के इशारों पर चल रहे हैं, गांधी जी जैसा कहेंगे ये लोग वैसा कर भी देंगे। सीधी बात है, तो ये हुआ भी। तो रॉलेट एक्ट लगाया गया। रॉलेट एक्ट का सीधे सीधे मतलब था कि अगर अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ भी करने की सोची भी, ओके, या झुंड बनाकर कोई रैली निकालने की सोची भी, तो आपको 2 साल के लिए, वो भी बिना किसी ट्रायल के, जेल के अंदर फेंक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा। ये था। और ये रॉलेट एक्ट लगा मार्च 1919 में। गांधी जी को जब ये बात पता चली कि भाई तुम तो अपनी असलियत दिखाने वाले हो, आ रहे हो अपनी ये पे, हैं, कर दी छोटी बात, दिखा दी औकात। रॉलेट एक्ट लगते ही गांधी जी ने अब एक सत्याग्रह लॉन्च किया। उसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। किसके खिलाफ? भी रॉलेट कानून के खिलाफ था। जब ये बात पता चली तो बहुत सारी चीजें होने लगी। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के चलते गांधी जी को क्या था कि काफी ज्यादा मतलब उन पर बंदिशें कसी जाने लगी कि भाई दिल्ली नहीं जा सकते और भी की काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कई बार ये सारी बातें थी, मैं बता देता हूँ, ये रहे इधर। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह इन्होंने, गांधी जी ने जो एक्शन लिया वो लिया। फिर उसके बाद पंजाब की कमान आती है किसके हाथ में? जनरल डायर के हाथ में। ओके, उसे ये बात पता चलता है कि कानून के मना करने के बाद भी, क्राउन के मना करने के बाद भी
रोलेट सत्याग्रह हो रहा है और होने वाला है, ठीक है। पंजाब की कमान उनके हाथ में थी, जनरल था। तो वो क्या करता है, अ, अब सीधी बात है, एक मार्शल लॉ लगता है अंग्रेजी सरकार द्वारा। मार्शल लॉ कुछ और नहीं बल्कि बेटा कर्फ्यू की तरह होता है। कर्फ्यू में स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते हैं कि बेटा घर से मत निकल जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी आप ही के लिए। वो हुआ भी। उस समय बात है 13 अप्रैल 1919 की। हम में सबको पता है उस दिन क्या हुआ था। बात है 13 अप्रैल 1919 की। उस दिन होता क्या है कि बैसाखी के मेले में बहुत से लोग इकट्ठा हुए होते हैं और मार्शल लॉ में यही करना गैर कानूनी था। ओके। जनरल डायर उन सबको घेरता है और क्या कर देता है, उन पर गोलियां ओपन फायर करवा देता है, ठीक है। ओपन फायर करवाते हुए सारे के सारे क्या होता है, बहुत सारे बंदों की डेथ हो जाती है। हमें भी नहीं पता बेटा कितने लोग उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए। ओके, आ जाओ आगे। जलियांवाला बाग। ओके, तो यह बात थी 13 अप्रैल 1919 की। और ये बात देखते हैं देखने वाले, तो इससे और भी ज्यादा लोग उबल जाते हैं, बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। ओके, जनरल डायर का क्या हुआ। जनरल डायर ने जिस तरीके से, इसे मैं एनकाउंटर नहीं बोलूंगा, ओके, और ना ही मैं इसे कोई कॉल ऑफ एक्शन बोलूंगा, इसे हम कहते हैं हत्या करना। दे इतने सारे लोगों की उन्होंने हत्या करी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इसके लिए आप देखिए केसरी 2, बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखनी भी चाहिए। इतना सारा प्रमोशन कर दिया, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अब होता क्या, ध्यान देना, ये सारा मामला होता है। बात आगे बढ़ती है, जब लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग भड़क जाते हैं, लोग दंगा मचाने लगते हैं, ठीक है। लोग मारपीट पर उतर आते हैं, क्योंकि बर्दाश्त करने वाली बात नहीं, हमसे ही नहीं हो रहा, हमें सुन के बुरा लग रहा है, जिन पर बीती है उनका सोचो। तो ये चीज होती है। जैसे ही लोग भड़क जाते हैं, देखिए मतलब एक वायलेंस फैल जाता है, लोग मारपीट पर उतर आते हैं, सामान वामान तोड़ने लगते हैं। अंग्रेजों को, अंग्रेज जहां अंग्रेज उन्हें दिखता उसे पीट देते पकड़ के। अब इसके चलते क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो और ब्रुटैलिटी के साथ उनके साथ पेश आती है, कि उनके साथ फिर हमारे लोगों के साथ, इंडियंस के साथ, फ्रीडम फाइटर्स का तो खूब मारपीट करती है और काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है हमारे लोगों के साथ। गांधी जी जब भी ये देखते हैं तो वक्त रहता है वो क्या करते हैं, ये जो रोलेट सत्याग्रह था उसे वापस ले लेते हैं। यार वापस बड़ी जल्दी ले लेते हैं, लेकिन लेना जरूरी जरूरी भी था, विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये रोलेट सत्याग्रह को क्या कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। डेट्स वगैरह की यार मैंने ना एक शॉर्ट तैयार करा है, वो शॉर्ट देख लेना, तुम्हें डेट सारी याद हो जाएंगी ना, टाइमलाइन बन जाएगी ना, समय रेखा बन जाएगी, शाश्वत समय रेखा। लोकी याद आ गया, लोकी, लोकी देखिए सीरीज, देखा करो, अच्छी चीज है, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो खुले। पिक्चरें बेटा, मूवीज देखते रहना चाहिए, बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि फ्रेंच और इटाली फ्रेंच और इटालियन कल्चर मैंने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखकर सीखा है, मतलब सीखा क्या, जाना है, ठीक है। तो ये बात होती है, मामला क्या हुआ, आगे चल के जनरल डायर पे केस वगैरह होता है, उसे छोड़ो, हुआ हुआ, वो तो पिटता हाथों से, हत्ते लग जाता, तो जाने दो। अब हम बात करते हैं क्या होता है, ध्यान देना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते और उससे हो रहे वायलेंस के चलते गांधी जी रोड सत्याग्रह क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ले स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, ठीक है, सीधी बात है। मैं कह रहा हूँ कि ये ना पढ़ लेना, बिना पढ़े मत चले जाना। इसको पढ़ने के बाद तुम्हें यार आंसर का भी आइडिया हो जाएगा, और मैंने कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं कि आंसर में हेल्प मिलेगी, आपको आंसर इफेक्टिव होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ। अब बात आती है खिलाफत की। गांधी जी के दिमाग में ऐसी बात नहीं कि पीछे हट गए थे, सीधी बात है, दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी उनकी भी। बोला कि अभी तो कुछ एरियो के सीमित सीमित जगहों के लिए ही हमने ये आंदोलन किए थे, अब की बार नेशन वाइड करेंगे, ठीक है, कि अब की बार राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे, बट इसके लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा, जिसके चलते दो सबसे बड़े कम्युनिटीज को एक करना होगा, जो थे हिंदू एंड मुस्लिम्स फिनो। ओके, सिख भी थे, ऐसी बात नहीं है, सिख भी थे, बट सिख तो शुरुआत से ही साथ में रहे हैं हिंदुओं के, ठीक है। हिंदू, सिख, मुस्लिम्स की बात थी, उन्हें भी एक करना था। तो हमें एक कड़ी चाहिए थी कि किस तरीके से इनको साथ में जोड़ा जाए। तो खिलाफत मूवमेंट के चलते, अब ये खिलाफत मूवमेंट है क्या, मैं बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था ना, क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था ना, तो एक तरफ थे सेंट्रल पावर, सीपी, सीपी का सेंट्रल पावर नॉट कनॉट प्लेस। तो वहां पर जर्मनी के साथ जो लड़ रहा था वो था ऑटोमन एम्पायर टर्की। कौन था, ऑटोमन एम्पायर टर्की।
पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने बोला तुम समझो, ठीक है, अभी तुम समझा ना। तो ऑटोमन एम्पायर लड़ रहा था। तो होता क्या है कि ब्रिटिशर्स अब दूसरी तरफ जो थे वो थे अलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र, है ना? अलाइड पावर्स के चलते जो था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर मतलब हाँ, जीत जाते हैं पूरा का पूरा युद्ध और इन्हें हरा देते हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि हारने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटी इन लोगों ने जर्मनी के साथ भी साइन की थी। मतलब जो इनसे हारे थे उनके ऊपर ये अच्छा खासा जुर्माना लगा रहे थे, अच्छी खासी मतलब रकम वसूल रहे थे। जर्मनी के साथ क्या करा था हमने 9th में पढ़ा है, ओके? हिटलर वाले चैप्टर में। मैं बता देता हूँ कि अच्छा खासा जुर्माना लगाया था उसके ऊपर और पूरा का पूरा वॉर का गिल्ट जर्मनी के मत्थे उन्होंने मंड दिया था। सीधी बात है, बड़े 2 कारण थे इसके उनके मत्थे पर ये क्या करना, उनके ऊपर सारा का सारा गिल्ट डाल देना, उनके सारे उन्हें ब्लेम कर देना। इसके 2 कारण थे। पहला, युद्ध शुरू ही जर्मनी ने किया था। दूसरा, हार भी वही गया। तू तो पिटेगा बेटा। तो ये सारी बात थी। तो ऑटोमन एम्पायर भी साथ में था। तो बात क्या थी कि यहाँ पर मुस्लिम्स के धर्मगुरु द खलीफ, ठीक है, द खलीफा यहाँ के मुस्लिम्स को इस बात कर रहा था कि कहीं हमारे धर्मगुरु के ऊपर मतलब कोई हर्ष ड्यूटी उनके साथ ना हो जाए, कि ब्रिटिशर्स उनके साथ कुछ गलत ना करें। तो इस बात को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। तो यहाँ के मुस्लिम्स ने मतलब इंडिया के, उन्होंने एक पहले खिलाफत कमेटी बनाई बॉम्बे में और फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू करा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। यहाँ पर बात आती है कि गांधी जी को ये यहाँ पे एक मौका मिल जाता है कि ठीक है, ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ है खलीफा के चक्कर में, हम लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है स्वराज के चक्कर में। तो एक काम करो, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना, तो एक काम करो, हम एक नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस द खिलाफत मूवमेंट साथ में करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा तो अच्छी बात है, ले लो मजे। तो ये बात होती है, ठीक है, ये पढ़ना यहाँ पे कैलिफ खलीफ। तो खिलाफत कमेटी बनाने वाले कौन थे? खिलाफत कमेटी अली ब्रदर्स थे। खिलाफत मूवमेंट किनके प्रतिनिधित्व में, किनकी लीडरशिप में चल रहा था? सॉरी, अली ब्रदर्स के। अली ब्रदर्स कौन थे बेटा? मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखना ये ना, मोहम्मद अली और शौकत अली। वैसे मोहम्मद अली एक बॉक्सर में, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, बट वो अलग है, ठीक है, भाई सिलेबस में बॉक्सर लिख के आ जाओ, ठीक है। गांधी जी की स्ट्रेटेजी सपोर्ट इसी बात को लेके थी कि भाई अब हम सभी लोगों को एक करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। ये भी नॉन कोऑपरेशन क्या है कि आपके पास इतना सारे लोग हो गए हैं, सबके हाथ में एक डंडा दो और बजवा दो ब्रिटिशर्स में, क्या दिक्कत है भैया? ये नहीं था मेन। चोट ऐसी जगह करनी थी जहां असर हो। दिमाग लगाओ, ब्रिटिशर्स थे कौन? ब्रिटिशर्स कोई राज-वाज करने नहीं आए थे, यकीन मानो। ब्रिटिशर्स को केवल यहाँ का रॉ मटेरियल चाहिए था, ब्रिटिशर्स को केवल यहाँ से बिज़नेस चलाना था। अब वो किसी भी हालत में बिज़नेस चलाने के मूड में थे, ठीक है? राज तो कर ही लेंगे, जब रॉ मटेरियल यहाँ का आ जाएगा तो सीधी बात है, हमारे हाथे अगर कहीं का कच्चा माल आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, मिनरल्स आ जाए, तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो ब्रिटिशर्स का सीधे-सीधे मतलब ब्रिटिशर्स हैं क्या? सीधी बात है, गांधी जी ने बोला भैया वो हैं बिज़नेसमैन। बिज़नेस की वजह से ये फल-फूल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन वाला, पढ़ाऊँगा अभी। तो इसमें ना ये बात देखना कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ अब लगी, उनके यहाँ पे पता नहीं कब की थी। वो हमसे 100-200 साल आगे थे उस समय पर भाई, ठीक है? तो ये सारी बातें थी। तो मिला-जुला के ना बात ये होती है। तो खिलाफत प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? नॉन कोऑपरेशन का सीधे-सीधे मतलब है भैया कोऑपरेट मत करना, भूले-भटके भी। किस में कोऑपरेट नहीं करना? भैया मैं बताता हूँ किस में कोऑपरेट नहीं करना, ध्यान दो। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी 1909 में। कब लिखी थी? 1909 में। उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक वो भी लिखी थी मैगज़ीन, अगर आपको पता हो कमेंट में नाम बताना, कौन-सी मैगज़ीन लिखी थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे थे। क्योंकि हमें ये बात पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी नहीं थे, तो उन्होंने कि वो कैसा भारत चाहते हैं उन्होंने अपनी मैगज़ीन में बताया था। ख़ैर हम टॉपिक पे आते हैं वापस। तो बात क्या थी कि 1909 में उन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था हिंद स्वराज। उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि बेटे जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर रह रहे हैं ना और हम पर हुक्म चला रहे हैं, हमारी ऐसी-तैसी कर रहे हैं, ये हमारी वज़ह से, क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया। हमने उनके सामान खरीदे और हमने उन्हें यहाँ पैर पसारने की जगह दी। ये एस्टेब्लिश भी हमारी वजह से हुए थे और ये जो टिक्कर हमारे ही ऐसी-तैसी कर रहे हैं, ये भी हमारी वजह से ही कर रहे हैं। हमारी वजह से हो रहा है जो हो रहा है। हम कोऑपरेट करते हैं, अब कोऑपरेट ही मत करो इनके साथ।
ध्यान रखना, अगर आप इनके साथ कोऑपरेट ही नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम थोड़ा-सा ध्यान लगाओ, तो ब्रिटिश के डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंडियंस थे, ब्रिटिश की फोर्सेस में काम करने वाले इंडियंस थे, और तो और जलियांवाला बाग हत्याकांड जिन लोगों ने किया, जिन्होंने गोलियाँ चलाई, वो मतलब सोच के दिमाग घूम जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब लोग इकट्ठे थे ना, तो जो लोग गोलियाँ चला रहे थे, जो सिपाही थे पुलिस वालों के, उसमें आधे से ज़्यादा इंडियंस थे। आधे से ज़्यादा क्या, सारे ही इंडियंस थे, ठीक है? मतलब इंडियंस ने ही इंडियंस पे गोली चलाई थी। ये बात थोड़ा ध्यान देना, जलियांवाला बाग में जो लोग थे ना बेटा, वो लोग थे, वो हिंदुस्तानी थे, जो ब्रिटिश के नीचे, ब्रिटिश के डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। उन लोगों ने नहीं, उन्हीं लोगों ने ही चलाई थी गोलियाँ, उन्हें नहीं चलाई थी। हम अपनों से हार गए भाई, ठीक है? सीधी बात है, ओके? अब इस वाक्यांश को आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके? हमारी लड़ाई कभी ब्रिटिश से थी ही नहीं लाला, हमारी लड़ाई थी हमसे, हमारी लड़ाई थी अपने लोगों से, ठीक है? ना, हमारे एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, अजीत डोभाल साहब, उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कभी स्पीच सुनना, वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमें कभी इस बात का दुःख नहीं हुआ कि दुश्मन कभी हम पर भारी पड़ा। हमें दुःख केवल इस बात का हुआ है कि हमारे लोग समय पर साथ नहीं देते यार। तो यही बात इधर भी थी कि बेटा, ये वो जो राज कर रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर, वो भी तुम्हारी वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ दिखाते हैं, यार तुम देख लेते हो, ठीक है? वो कुछ बेचते हैं, यार तुम खरीद लेते हो। अबे ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सारी सी बात थी। तो ये बात गांधी जी ने बताई। ये गांधी जी ने सितंबर 1920, सितंबर 1920 में एक कांग्रेस सेशन में ये बात रखी थी। क्या रखी थी? कांग्रेस सेशन में ये बात रखी थी कि भाई हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने वाले हैं। साथ, मतलब साथ चलना है तो बताओ। ठीक है। बट कांग्रेस जो थी, मतलब उस समय भैया, कांग्रेस पहली बात तो बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है? पता होना चाहिए। अब पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन बताता हूँ। तो सीधी बात है कि कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन के साथ नहीं थी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन एक मास स्ट्रगल था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, रैली निकलेंगी, और वो अच्छे से जानते थे, मतलब सबने देखा यार, हमने भी देख लिया कि मास स्ट्रगल जब भी हुआ तो एक वायलेंस हुआ। पहला, वायलेंस से दिक्कत थी, ठीक है? जान-वान चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे जान-वान की दिक्कत नहीं थी, बात ये थी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए और लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए, पहली बात ये थी। दूसरी बात क्या थी कि नवंबर में काउंसिल के इलेक्शंस आ रहे थे। क्या आ रहे थे? नवंबर में काउंसिल्स के इलेक्शंस आ रहे थे। इलेक्शंस भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक मूव थी हम लोगों की, हमारे लोगों की, कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन जीत गए ना, तो कम से कम लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस, कम से कम हमारे हाथ पे कुछ एरिया पड़ जाएँगे। कम से कम हमारे हाथ कुछ एरिया लग जाएँगे, और वहाँ पर हम शायद लोगों को आज़ादी दिला सकें। क्योंकि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट में घुस गए, हमारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में घुस जाते हैं, तो यकीन मानो कहीं न कहीं हमारा इफ़ेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिख जाएगा। ओके, तो ये बात थी। मेरा बात तो सही है, काउंसिल इलेक्शंस अगर हम जीत गए तो ब्रि वो स्ट्रैटेजी कांग्रेस की ये थी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला, तो उन्हें इस बात की दिक्कत थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे पहला काम था बॉयकॉट करना। अगर बॉयकॉट करने की बात होगी तो काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करना पड़ जाएगा, जो कांग्रेस चाहती नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट हो। तो ये बात थी। काउंसिल इलेक्शन कौन लड़ने चाहते थे? लड़ना भैया वो चाहते थे, मैं बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, हमें पता है, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो ये मोतीलाल नेहरू होंगे, और भी बहुत सारे थे। मुझे एक ही नाम याद रहा, ठीक है? तो ये सारे लोग काउंसिल इलेक्शन के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। सीधी बात है, अगर बॉयकॉट कर दिया तो पता नहीं कब होगा इलेक्शन फिर। तो ये सारी बात है। फिर उसके बाद ये बात हुई कांग्रेस की। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में होने क्या-क्या वाला है, ये बात पहले ही गांधी जी ने बता दी थी। उन्होंने बोला भाई सीधी-सीधी बात है, हम रिवॉर्ड, टाइटल्स जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें दिया, हम सारे के सारे वापस लौटा देंगे, कि हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। सीधी बात है, आप मुँह उठाओ और निकलो। दूसरी बात, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हम सब छोड़ देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट काम ही नहीं करेगा जब हम होंगे ही नहीं तो। आर्मी काम ही नहीं करेगी, हम होंगे नहीं तो। ये हमसे ही काम करवाते हैं और हमारी बदौलत साले जीत जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे बढ़ो। हम फॉरेन गुड्स को, अबे लिखा है यार, पढ़ ले, ठीक है? तो वो सारी बात है। और बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस का। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये बात रख दी गांधी जी ने, तो ठीक है, रख दी, अच्छी बात है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बात होनी शुरू हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर फैलना शुरू हुआ। फिर नवंबर आते-आते
कांग्रेस भी तैयार हो गई कि चलो नवंबर 1920 जन नवंबर दिसंबर 1920 में तैयार हुए कि चलो एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, काउंसिल इलेक्शन देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन ज्यादा इफेक्टिव लग रहा था, वो इफेक्टिव था भी। ओके, ध्यान देना, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, बट उस समय पर सत्याग्रह का आइडिया काम कर गया था। ठीक है, क्योंकि भाई हम अपने लोगों को नहीं झोंक सकते ना लड़ाई में। क्यों बोलूं बेटा, जब मारपीट बंदे बुला के पीट दे उन्हें, ब्रिटिश भैया वो जरा जरा सी बात पे हथियार चला देते हैं, वो गोलियां चला देते हैं। वो देखा भी जलियांवाला बाग में। ये तब था जब हमने कुछ किया नहीं तो गोलियां चल गई, अगर हम मारपीट पर उतर जाते ये तो खत्म कर देंगे हमें। तो ये बात थी, हमारे लोगों के पास भाई हथियार नहीं, हमारे लोग कमजोर थे लाला। कमजोर क्यों भाई, हमारे यहाँ पर भुखमरी ही चल रही थी, बंदा उसी से स्ट्रगल कर रहा था, तो कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई सत्याग्रह का ऐसे वक्त पर भी लोगों को तैयार करना कि बेटा आजादी पालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ऐसे वक्त पे आजादी के लिए इंस्पायर करना असल में बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम साइड नहीं ले रहे किसी की, बट जो बात अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है, और जो बात बुरी है वो बुरी है, सीधी बात है। अब सेटबैक्स और सस्पेंशन की बात से पहले कुछ चीजें समझो। ध्यान देना, शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शहरों में। तो शहरों में क्या होता है, रुक जा रहा, अभी बता। हाँ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देख रहे थे। देखो भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जहां तक की बात है मैं बताता हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ कोऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत दे रही थी, क्योंकि वायलेंस वगैरह का डर था। बट दिसंबर 1920 कोलकाता सेशन में, कोई सेशन का नाम याद रखना, मैं अरे यार ये वाइट वाइट दिक्कत देता है। ओके, कोलकाता सेशन 1920 में गांधी जी अपनी बात रखते हैं कांग्रेस और बाकी लोगों के सामने। और नागपुर सेशन जो होता है, नागपुर सेशन, ये भी 1920 में, वहां कांग्रेस भी रेडी हो जाती है कि हाँ ठीक है चलो अडॉप्ट कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो बात ये थी कि कोलकाता सेशन और नागपुर सेशन, मैंने बताया कि कांग्रेस क्यों तैयार नहीं थी, क्योंकि वायलेंस की दिक्कत थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस को बॉयकॉट करने के मूड में वो थे नहीं, क्योंकि उनकी भी अपनी स्ट्रेटजी थी, उनका भी अपना था कि शायद दूसरे तरीकों से आज़ादी या फिर सीट ले ली जाए तो बेहतर होगा। तो ये सारी बात थी। अब ध्यान देना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहले आता है टाउन्स, शहरों में। ठीक है, बुक वगैरह में लिखा है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, बना के खुद लिख लेना। देखो भाई, शहरों में क्या होता है, शहरों में जितने भी वकील होते हैं, जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, जितने प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी मतलब जो भी ब्रिटिश डिपार्टमेंट में काम करते थे या ब्रिटिश कॉलेजेस में काम करते थे, वो सभी लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ देते हैं। जितने भी सरकारी नौकरी वाले होते हैं या सिविल सर्विस एग्जाम, सॉरी सिविल सर्विसेज जो भी कर रहे होते हैं, वो सभी अपनी जगह छोड़ देते हैं, पहली बात। दूसरी तरफ फॉरेन गुड्स का पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देते हैं, बॉयकॉट, बहिष्कार कर दिया। बहुतों ने तो आग ही लगा दी थी सामान में, दूसरी बात। तीसरी बात, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने अपना कॉलेज स्कूल्स वगैरह छोड़ दिए थे कि भैया यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, ब्रिटिश का है कहीं और। ठीक, फिर ये सारी बातें अच्छी हुई और एकदम इस मूवमेंट की हाइप बन गई। क्या बन गई, हाइप बन गई। इस हाइप से काफी ज्यादा काम हुआ हमारा। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन हिंदी में कहते हैं, अच्छा खासा चल रहा था। बट धीरे 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 कुछ चीजें खटकना शुरू हुई, वो खटकना शुरू किया। देखो, स्लो डाउन होता है। 102 करोड़ का बिजनेस बनाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों से। हम उसे 52 करोड़ पे ले आए थे, केवल नॉन कॉपरेशन के चलते कि खरीदने नहीं है, इस्तेमाल करने नहीं है। तो काफी अच्छा रहा मामला। बट चीजें होती क्या है, इतनी आसानी से काम नहीं करती। बात क्या है, अगर आपने फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किया है, फॉरेन कपड़ा बॉयकॉट करा है, तो बेटा पहनोगे क्या। ठीक है, उसका ऑप्शन था नहीं था। तो वहां से फिर कंसेप्ट आया हमें चरखे का, और वहां से हमें कंसेप्ट मिला खादी के कपड़े का। तो खादी का कपड़ा हम लोगों ने, गांधी जी एंड टीम ने खादी का कपड़ा बनाया। वहां पे चरखा हमें पता ही है, पता होना चाहिए, चरखा का नहीं पता है तो गांधी जी के साथ डंडा चश्मा चरखा साथ ही में रहता। तो इस चरखे पे कपड़ा बनाया। बट वो कपड़ा जो कि हैंडमेड था, हाथों से बना हुआ था, वो बहुत महंगा पड़ता था। तो जो लोग पहले ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे शहरों में, किसमें, शहरों में, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया और यहाँ पर बात खत्म हो गई। बट अच्छा चला था,
बुरी बात नहीं थी। फिर स्टूडेंट्स ने वापस उन्हीं कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया, जो लॉयर्स थे उन्होंने वापस ब्रिटिश कोर्ट के अंडर प्रैक्टिस शुरू कर दी एंड सो ऑन। तो ये बात थी टाउन्स में। गाँव में चीज़ें कुछ बेहतरीन चल रही थी, गाँव में चीज़ें समझने में मज़ा आएगा, वो क्या था ध्यान देना। अगर हम कंट्री साइड की बात करें, मतलब कंट्री साइड मतलब गाँव देहात की बात करें, तो वहाँ पे क्या सीन था ध्यान देना। थोड़ा लिख के समझते हैं। देखो भाई, गाँव की बात हो रही है तो गाँव में होते हैं ज़मींदार। कौन होता है? ज़मींदार होता है। ज़मींदार की ज़मीन किराए पे लेकर कुछ मज़दूर किसान उस पर खेती करते थे। पीसेंट्स कह लो, जो फार्मर्स हो गए, ओके। अब बात क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स लगाती थी। अब ये टैक्स देने के लिए इन पीसेंट्स के ऊपर प्रेशर लगाते थे, ठीक है, क्योंकि अगर ये टैक्स बढ़ जाएगा तो जमीन का किराया भी बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पीसेंट्स पर पड़ता था। इस बात को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत थी, ओके। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब इन लोगों को पता चलता, खासकर पीसेंट्स को, पीसेंट्स की लड़ाई मतलब कि मजदूर किसानों की लड़ाई डायरेक्ट ब्रिटिश से नहीं थी बेटा, उनकी लड़ाई थी जमींदारों से, क्योंकि उनका ये मानना था कि किराया बहुत ज्यादा लगाता है तो हमें दिक्कत होती है। क्या होती है? हमको दिक्कत होती है। पहला कारण ये था। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला तो काफी सारे लोग, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत से, वहां तक पहुंचते हैं और कैंपेन लगाने शुरू कर दे गांधी जी के बिहाफ पर कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होगा और किसानों के लिए होगा। तो ये सारी बातें अच्छी खासी चल रही थी, ठीक है। चलती रही चलती रही चलती रही, काफी सारा मामला चलता रहा और हमें एक नाई धोबी बंद देखने को मिला। अब ये नाई धोबी बंद क्या है? ठीक है, नाई धोबी बंद। हाँ तो भाई हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कंट्री साइड में, तो भाई कंट्री साइड की जरा बात कर लेते थे। देखो भाई, अवध एक जगह का नाम है और अवध में मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कुछ देर पहले कि पीसेंट्स और तालुकदार, जमींदार, इनका इनकी ना आपस में झड़प थी किसी बात को लेकर। झड़प भी क्या मतलब है कि जमींदारों के ऊपर टैक्स लगाते थे ब्रिटिशर्स और जो जमींदार थे वो कहीं ज्यादा किराया बढ़ा देते थे पीसेंट्स का, मजदूर किसानों का। तो इस बात को लेकर जो मजदूर किसान थे, छोटे किसान, वो भड़क गए थे। दूसरी बात, उनके साथ ना बेगार होता था। बेगार एक मतलब ये क्यों पागल हो रहा है? बेगार, बेगार का क्या मतलब है? बिना सैलरी के काम करवाना, मतलब कि मजदूरी वगैरह करवाना है, तो वो सारी चीजें होती थी, ओके। तो बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे और एक टाइम के लेबर थे, सीधी सीधी बात है। उस समय अवध में एक इस मूवमेंट को, जो कि पीसेंट्स के लिए था, उसे लीड करता है। किनके खिलाफ भाई? पीस जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि इनकी लड़ाई डायरेक्ट ब्रिटिश से नहीं थी, मैंने बताया। अब डिमांड क्या थी भाई? डिमांड भैया इनकी ये थी कि ये जो रेवेन्यू है या ये जो किराया है, ये कम हो जाए, ठीक है, और पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाए ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। कि मतलब कि वो काफी मनमानी करते हैं जमींदार, हम गरीब हैं तो क्या हो गया, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ये सारी बातें, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स मतलब ये मनमानी करना, सैलरी ना देना, किराया ज्यादा बढ़ा देना, अनाज ले लेना, बहुत सी बातें होती थी जी, खराबी होती थी, ठीक है। और भी चीजें थी। आगे चल के क्या देखी जाती है कि लैंडलॉर्ड्स का जो मतलब एक कह दीजिए निरंकुश शासन था, मतलब जो भी उनकी दिक्कत थी, जो भी वो दिक्कत पैदा कर रहे थे, इधर लोगों ने एक नाई धोबी बंद बनाकर ये चीज खत्म करी। कैसे कि कुछ नाई थे, कुछ धोबी थे, वो लोग इन जमींदारों के ना तो कपड़े धोते थे, ना उनके बाल वगैरह काटते थे, ठीक है, सीधी बात है। पूरा बॉयकॉट कर दिया था, बॉयकॉट नॉन कॉपरेशन बॉयकॉट कर दिया था कि भाई जमींदारों से हमारा कोई लेने देने नहीं। तो ये सारी बातें होनी शुरू हुई। ठीक उसी तरीके से चीजें और आगे बढ़ती रही। मोबिलाइजेशन की अगर बात करें तो 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध पहुंचते हैं। यूपी के कुछ गांव में ढूंढते हुए देखते हैं कि हाँ भाई ये जो पीसेंट के साथ हालत है पूरे यूपी के कई सारे गांव में। तो 300 गांव में 300 ब्रांचेस कैंपेन किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, और ये कॉपरेशन मूवमेंट बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है। बहुत अच्छा खासा आगे बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन बात क्या होती है कि धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ ही रहा था कि फिर से वायलेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है अपने आप ही मूवमेंट। लोग क्या करते हैं जो लोग थे, जो ये मूवमेंट कर रहे थे, वो ताल्लुकदार और जमींदारों के घरों में घुस जाते हैं, अनाज गायब कर देते हैं, घर वर तोड़ देते हैं, ठीक है, आग लगा देते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं, और ये कहते थे कि भाई ये काम हमसे नॉन कोऑपरेशन के जरिए गांधी जी करवा रहे हैं, गांधी जी के बिहाफ पे। अबे ये थोड़ी करना था, नॉन वायलेंस करना था बस, ठीक है, अपनी बात रखने की बात थी, बट इन्होंने ये सारी चीजें करी। तो ये एकदम वायलेंस
का रूप ले लिया 1921 की ये बात है कि हाउसेस वगैरह अटैक कर दिए, बाजारों को लूट लिया और बहुत सारी बातें थी। और क्या है ये, और कह दिया कि हम गांधी जी के बिहाफ पे कर रहे हैं क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा था ये। तो ये सारी चीजें देखने को पाई गई। तो ये मामला खराब हुआ। ये था पीसेंट्स रिबेलियन इन अवध, कंट्री साइड में इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। जो टाउन में चला उससे कहीं ज्यादा खतरनाक यहाँ पा रहा था। उसके बाद आता है ट्राइबल रेजिस्टेंस इन गोडम हिल्स। भाई भारत के अंदर आदिवासी भी रहते हैं, कह रहे थे आदिवासी भी रहते हैं। आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने परेशान कर रखा था, ठीक है। आदिवासी कागज लेके तो रहते नहीं कि घरों के कागज उनके पास, भी वो जंगल के अंदर रहते थे। अंग्रेज आए, उन्होंने एकदम जंगल काटे, घर गायब आदिवासियों का, है ना। हमारी जो ट्राइब्स थी, उन्हें जनजाति थी, तो उनको भी दिक्कत थी अंग्रेजों से। उन्हें जैसे पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, कि चलो कोई तो है जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करने की सोच रहा है, तो इधर भी बात फिर शुरू हुई। तब होता क्या, इश्यू ये था कि फॉरेस्ट एरियाज वगैरह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। इन्हीं कब्जे के चलते हुए दिक्कत थी। पेस्टोरलिस्ट वगैरह में देखा होगा कि काफी सारे चरवाहे होते थे, तो जंगल वगैरह को जैसे कब्जे में ले लिया, तो अपने जानवर वगैरह नहीं चरा पाते थे जो आदिवासी वगैरह होते थे। तो इस बात को काफी ज्यादा दिक्कत में थे। और यहाँ पर जो लोग थे, ब्रिटिश वगैरह मैंने बताया, ठीक है, फोर्स वगैरह करते थे उन्हें, बेगार तो ब्रिटिश भी करते थे कि जो आदिवासी थे उनसे जबरदस्ती सड़क वगैरह बनवाते थे, फ्यूल वुड कलेक्ट करवाते थे, और भी काफी सारी चीजें थी। फ्यूल वुड कलेक्ट करवाते नहीं थे, मतलब ये अपने फ्यूल वुड मतलब कि चूल्हे में जलाने की लकड़ियां ये कलेक्ट करते थे, बट जो कि जंगल रिजर्व हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था, तो दिक्कत फिर हो गई थी। तो अपने लोगों के लिए कुछ बचा नहीं था। लीडरशिप, भाई इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, भाई लीड कर रहे थे RRR के रामचरण, मतलब कि अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, क्या नाम था, अल्लूरी सीताराम राजू। ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, बट एक चीज इन्हें पर्सनली दिक्कत देती थी, जो कई बार हमें भी दिक्कत देती, वो थी बेमत अहिंसा। ओके, ये इनका ये मानना था कि ठीक है, अहिंसा तक बात अच्छी है, बट कभी कभी हिंसा करनी जरूरी हो जाती है। तो ये हिंसक रूप से सामने हमने RRR में देखा भी है ना, क्या फाइट, क्या लड़ाई लड़ी उन्होंने, मजा आ गया था। तो ये सारी चीजें थी। वो मानते थे कि फ्रीडम केवल और केवल लड़ाई लड़के जीती जा सकती है, क्योंकि फ्रीडम जो होती है भीख में नहीं मिलती, है ना, लड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हुई। आगे चल के इन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े, ठीक है, काफी ज्यादा ये गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई लोग हमारे पास कम है, हथियार हमारे पास कम है, अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी है, तो हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते उनसे, हम जंगलों में छुप कर वार करेंगे। और ये गोरिल्ला वॉरफेयर हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मुगलों पर इस्तेमाल किया था, आपको पता होना चाहिए। गोरिल्ला वॉरफेयर, उनके पास भी शुरुआत में इतनी बड़ी सेना नहीं थी, क्योंकि मुगल सल्तनत तो बहुत बड़ी थी, तो उनके पास भी बहुत बड़ी सेना होती थी। तो जो शिवाजी महाराज होते थे वो भी गुरिल्ला वॉरफेयर के चलते छुपकर वार करते थे, और दुश्मन का काम तमाम करते थे। ठीक है भैया, सब जायज है जंग में, करा, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ये हुई। फिर आगे चल के होता क्या है कि अल्लूरी सीताराम राजू पुलिस के हाथ लग जाता है, और फिर 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हुई। तो ट्राइब कम्युनिटी की ये बात है। ट्राइब कम्युनिटी क्यों भड़की हुई थी, वह इसलिए भड़की हुई थी कि जंगल अंग्रेजों ने रिजर्व कर लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे, और वो अपने काम में ला रहे थे, और जितने भी आदिवासी थे उन्हें भगा रहे थे। तो ये बात है। ओके, अगला आता है स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन के साथ भी ये था कि हम बात करते हैं प्लांटेशन मतलब चाय के बागान। असम में क्या था भाई, एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के चलते वर्कर्स को स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि जब तक आपका सुपरवाइजर ना बोले, जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए, तब तक आप बागान छोड़कर नहीं जा सकते। ओके, आप विदाउट परमिशन बाहर नहीं निकल सकते, आप यहाँ पर लगातार काम करते रहोगे। तो ये बात थी। तो जैसे इन्हें भी पता चला कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मामला बहुत अच्छा चल रहा है, गांधी जी फिर से कोई काम कर रहे हैं, तो इन्होंने भी वो कानून बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया कि हम प्लांटेशन छोड़ रहे हैं, कि हम आएंगे ही नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं, अरे वापस नहीं आएंगे, ठीक है, हमें काम भी नहीं करना, ठीक है, हमें काम ही नहीं करना आपके साथ। तो ये सारी बात है। आगे चल के फिर बहुत सारे लोग, पुलिस इन काफी सारे जो कानून तोड़ते हैं, कानून के तोड़ते जो बॉयकॉट करते हैं, या जो अंग्रेजों के खिलाफ जाते हैं, प्लांटेशन में ही पुलिस वगैरह उन्हें पकड़ती है, पीटती भी है। बट स्वराज इन प्लांटेशन ये चीज इतनी बताती है। तो पहले मतलब हर कोई, जो स्वराज था ना, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, हर कोई इस मूवमेंट को अपने अपने नजरिए से देख रहा था। ओके, ये आपका डॉक्यूमेंट है। तीनों है, तीनों पूछ सकता है एग्जाम में, यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज। ओके।
खत्म क्या भाई, तो ये सारी बात थी। ओके, तो ये बात आप समझ लेना, बात समझ में आई? ठीक है, एक पेज और है, ये रहा, ये पूरा का पूरा ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देख लेना, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अवर स्पीच एंड मूवमेंट की बात करें तो भाई प्राइमरी ऑपरेसर कौन थे, कि भाई दिक्कत कौन दे रहे थे, भाई लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार दिक्कत दे रहे थे। ठीक है, और बिल्कुल सही, लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार दिक्कत दे रहे थे। वहीं अगर ट्राइबल मूवमेंट की बात करें तो उन्हें कौन दिक्कत दे रहा था, भाई कॉलोनियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिक्कत दे रहा था। वही ये डिपार्टमेंट था, ये वही डिपार्टमेंट था जिसने कब्जे में ले रखा था पूरा का पूरा जंगल। फिर असम में बात करें तो प्लांटेशन ऑनर्स, मतलब जो बगान के मालिक थे वो दिक्कत दे रहे थे। लीडर कौन था, अवध वाले केस में बाबा रामचंद्र थे, ट्राइबल वाले में अल्लूरी सीताराम राजू थे, और प्लांटेशन की बात करें तो लोग अपना खुद ही कर रहे थे। कारण क्या था भाई, अगर हम अवध वाले बाबा रामचंद्र वाले की बात करें तो हाई रेंट और बेगार संबंधी बात थी। दूसरी तरफ फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शन ट्राइब्स में, और तो ये सारी सीरी बातें खुद देख लेना, इसमें क्या है सब कुछ बताता हूँ, मैं ही बता दूंगा क्या। तो ये आप पूरा पीडीएफ नहीं है, 2 पेजेस है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट अभी ले लो, फिर अभी ले लो, ठीक है, फिर इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, तो ये सारी चीजें आपके खत्म हो जाएंगी। अब समझिए, अब वक्त आता है 1922, चौरी चौरा, अब क्या लिख दिया, छोड़ यार, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ब्लैक इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, वक्त आता है 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट। इस दिन हुआ क्या, मैं बताता हूँ। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मैं बताता हूँ। चौरी चौरा यूपी गोरखपुर में एक जगह का नाम है, और वहां पर कुछ लोग शराब की दुकान बंद कराने जग गए होते हैं, और बहुत सारी चीजों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे होते हैं, और अंग्रेजों द्वारा खोली गई शराब की दुकानें थी, बाजार था, उन सबके खिलाफ एक आंदोलन कर रहे होते हैं। ये आंदोलन एक पुलिस स्टेशन के आगे से निकलता है, ये रैली पुलिस स्टेशन के आगे से निकलती है। होता क्या है कि जो भीड़ होती है वो गुस्साई होती है। आई डोंट नो हुआ क्या था, क्लियरली मैं बताता हूँ। ठीक है, कि पुलिस वालों ने उनसे पंगा लिया था, जना अपने लोगों ने उनसे पंगा लिया था, तो एकदम पुलिस वाले और इन रैलीज के जो बंदे थे ना, इनके बीच में एक झड़प हो जाती है, और इस झड़प में लोग इतना भड़क जाते हैं कि वो पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देता है, और उस पुलिस स्टेशन में आग लगते 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। कितने पुलिस वाले मारे जाते हैं, 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। बस गांधी जी बोलते हैं बस, ये जो आप आउट ऑफ सिलेबस काम करते जा रहे हो ना देश के अंदर, ये सब तो करने को मैं नहीं मना कर रहा था, कहीं भी आग लगाते फिर रहे हो, सब अन्नू मलिक बन रहे हैं, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, तो वो नहीं बनना था। तो गांधी जी अब 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लेते कि ये भी वापस ले लो, कि रहने दो यार, तुम्हें पहले सिखाना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है, तुम तो किसी दिन मेयर में ही जूते पड़वा दोगे। तो ये सारी बातें खत्म होती है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत ऐसे हुई, खत्म ऐसे होगी। तो फिलहाल तो इतना ही, और देखो अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हाँ तो भाई मैंने आपको ये बताया था कि 1920 चौरा चौरी कांड के चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था गांधी जी ने। अब उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। फोन ले लूं पहले मैं अपना ना, क्या पता कब मैसेज आ क्या है। चलो ठीक है, बात क्या होती है कि कांग्रेस के अंदर एक इंटरनल डिबेट चलने लगती है। अरे भाई साहब एक सेकेंड, अभी ठीक है। अब सही है, क्या है यार। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो बात क्या आती है कि एक इंटरनल डिबेट चलने लगती है किसके बीच में। अबे फ्रेम कैसे आ रहे हैं, एक सेकंड रुके। अभी ठीक है, अब सही है, बढ़िया। हाँ तो मैं ये कह रहा था, भैया थोड़ा ना कटपीट देख लेना इधर। ठीक है, तो स्वराज पार्टी से पहले तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे
इस मास स्ट्रगल से भी तंग आ गए थे, क्योंकि खास बात थी कि टायर्ड हो गए थे, थक गए थे मास स्ट्रगल करते करते कि क्या रैली वगैरह, क्योंकि वो चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस लड़ना जो अलग अलग स्टेट्स में होने वाले थे, पहली बात। तो इस बात को लेकर 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 कांग्रेस के ही भीतर, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक इंटरनल डिबेट होनी शुरू हो जाती है। अब वो डिबेट क्या होती है, कैसे होती है, मैं बताता हूँ। डिबेट ये होती है कि ये बताइए कि आप में से कितने मास स्ट्रगल चाहते हैं कि नॉन कॉपरेशन जैसा मूवमेंट एक और चला लिया जाए, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन लड़े। क्योंकि काउंसिल वाला आइडिया कुछ ऐसा था कि हमें ब्रिटिश पॉलिसीज को अगर अपोज करना है तो उन्हीं की शक्तियों के भीतर जाकर बैठना पड़ेगा, जो कि स्ट्रेटजी बहुत है। और गांधी जी ने इस बात की सराहना भी की थी कि बहुत अच्छा आइडिया है। तो इस बात को लेकर बढ़िया डिबेट चलती है, जिसमें स्वराज पार्टी फॉर्म होती है। स्वराज पार्टी के अंदर वो लोग होते हैं जो काउंसिल इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जिनमें मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास जैसे लोग थे। वहीं दूसरी तरफ जो मास स्ट्रगल करना चाहते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सभी लोग थे। तो इस बात को लेकर बातचीत चल रही थी। तो स्वराज पार्टी अलग से बनती है, वो इलेक्शन लड़ती है भी है। बंगाल में बहुत अच्छी जीत होती है उनकी, और यहाँ पर बात रहती है स्वराज पार्टी की। वहीं दूसरी तरफ नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशंस या नेशनलिस्ट मूवमेंट को खत्म करने के लिए या उसको अपोज करने के लिए नया कमीशन बनाया, गवर्नमेंट बनाती है वो टॉरी। एक मतलब ब्रिटेन में गवर्नमेंट एकदम चेंज हुई थी, तो नए प्रेसिडेंट आए थे, नए प्राइम मिनिस्टर आए थे, दैट वाज टॉरी, सरनेम था उनका। तो टॉरी गवर्नमेंट एक नई कमीशन बनाती है, दैट वाज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों भाई? सर जॉन साइमन के हाथ में इसकी कमान थी। और साइमन कमीशन बनता है कि नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस को या नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को रोका कैसे जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन रूल बुक, जो भी इंडिया में हमारे लॉज, क्रिमिनल लॉज जो भी थे लगते थे, ओके, जो भी अप्लाई होते थे, उसको लेकर कुछ फैसले लेने थे। तो साइमन कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उसमें से एक भी इंडियन नहीं था। इस बात को लेकर हमारे लोगों को काफी तकलीफ थी, और तकलीफ हो भी क्यों ना, नियम लागू होते हैं भारत पर, इफेक्ट पड़ेगा भारत पर, और एक भी बंदा भारतीय नहीं रखा। तो इस बात को लेकर नाराजगी थी। तो जब जॉन साइमन देश आते हैं भारत में, तो वहां पर लाला लाजपत राय समेत बहुत सारे लोग होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। और बहुत चीज ये देखने को मिलती है कि ना कि केवल स्वराज के लोग थे, बल्कि मुस्लिम कमेटी, खिलाफत कमेटी के भी लोग थे, ओके, कांग्रेस पार्टी थी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर उनकी ट्रेन रुकती है, और साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं और वापस भेजने की फिराक में होते हैं। अब इसको लेके फिर एक मास स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जिसके चलते लाठीचार्ज होते हैं, और लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। बट फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी साइमन कमीशन वाली बात। तो ये सारी बात थी, और कुछ खास नहीं। एक सेकेंड है। वेल, चलो इसे रख देते हैं यार, फिर जेब पॉकेट में रख लेता हूँ। ठीक है, तो साइमन कमीशन की यहाँ से बात होती है। ओके, तो साइमन कमीशन में जितने मेंबर थे वो एक भी इंडियन नहीं था, उस बात को लेकर दिक्कत थी। तो साइमन कमीशन डेट वगैरह भी देखेंगे, घटना समझ लेते हैं, पहले घटना स्थल जान लो सारा का सारा। ये बात हुई। उसके बाद वाइस रॉय लॉर्ड इरविन, इनका भी एक अलग ही रोल है यहाँ पे। ये खाली हमें ऑफर ही देते रह गए सारे, माना हमने एक भी नहीं, वो अलग बात है। तो लॉर्ड इरविन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात रखते हैं। किसकी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। एक बात ध्यान रखना, हमारे इतिहास में भारत को लेके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिनमें से हमने केवल एक ही अटेंड करी थी, बाकी 2 में हमारा मूड था नहीं जाने का। ओके, क्योंकि हम खुद क्या कहते हैं बातचीत से कि ये जो भी कर रहे थे कि हमारे नहीं समझ में आ रही थी करना क्या चाहते हैं। एक सेकंड आयुष, पॉज करिए। इशी, हेलो। हाँ, तो बात क्या थी कि भाई साइमन कमीशन 1928 मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बात क्या होती है कि वाइस रॉय अक्टूबर 1929 को राउंड हमें निमंत्रित करते हैं,
बट हमारे लोग जाने के मूड में नहीं होते, कोई नेगोशिएशन नहीं चाहते थे, क्योंकि लॉर्ड इरविन डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। डोमिनियन स्टेटस हमें क्या करते हैं, डोमिनियन स्टेटस हमको ऑफर करते हैं। व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का सीधे मतलब होता है कि ब्रिटिश के साथ अपनी सरकार चलाइए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। क्या मतलब कि अपना प्रेसिडेंट रखिए, ठीक है, अपना प्रधानमंत्री रखिए, अपने लोग रखिए, जैसा नियम कायदे लागू कर रहे हो वैसा कर लीजिए, बट बड़े बड़े जो फैसले होंगे वो क्राउन लेगा। तो ये बात थी डोमिनियन स्टेटस की, मगर हम चाहकर भी अपने भारत को अपने हिसाब से नहीं चला सकते थे। हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज। आपके में बात है वो, तो पूर्ण स्वराज की बात होती है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये वाली बात हम नहीं मानते। और तो और लाहौर सेशन में, लाहौर कांग्रेस में इस बात को फॉर्म किया जाता है। कब? दिसंबर 1929 में, कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, हम आजाद हैं शुरू से, सीधी बात। ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कई लोगों के साथ, मतलब लाहौर में, अपनी अपनी स्पीच में। और फिर इस इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, मतलब 26 जनवरी 1930 को, वो क्या करते हैं, सीधी बात, प्लेज लेते हैं कि जैसे हाँ सच में आजाद हो गया हो, तो इस बात को लेकर। बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस काफी कम लोगों का वो अटेंशन खींच पाते हैं इस स्पीच के चलते। बट कोशिश अच्छी थी, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे लागू कर दिया, सीधी बात थी। ओके, तो ये बात होती है, मतलब मिला जुला के हमें कोई डोमिनेट स्टेटस चाहिए नहीं था, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। आजादी की लड़ाई ऐसी ही लड़ी जाती है। अब आगे चल जाओ, चले गए आगे, और आगे चले जाओ। ओके, अब थोड़ा और समझिए। अब बात आती है सॉल्ट मार्च की। चलो पीछे, ये रहा सॉल्ट मार्च। अब सीधी बात है, सॉल्ट मार्च मतलब क्या? ध्यान देना, बात ये थी बेटा कि गांधी जी 1930 को 31 जनवरी 1930 को होता क्या है, एक लेटर लिखते हैं वाइसरॉय इरविन को, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, और उन डिमांड में सबसे ऊपर होता है सॉल्ट टैक्स, कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है उसे हटा दीजिए। और भी बहुत सारी डिमांड होती है। वो डिमांड को रिक्वेस्ट नहीं थी, वो एक अल्टीमेटम था। क्या था? एक लास्ट वार्निंग। वार्निंग क्या थी? सीधी बात है, वो साफ बताते हैं कि या तो आप हमारी बात मान लीजिए, वरना हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट हम वो शुरू कर देंगे करना। लॉर्ड इरविन इस बात पर तैयार नहीं होता, वो नेगोशिएट करने नहीं चाहता था। तो होता है क्या कि 11 मार्च वाले दिन, कब? 11 मार्च दिन आता है, ये रे, 31 जनवरी 1930 को लेटर लिखते हैं, और 11 मार्च वाले दिन वो साबरमती से दांडी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कौन? गांधी जी और उनके 78 विश्वास पात्र, उनके वॉलंटियर्स, जो उनके ट्रस्टवर्दी लोग थे। धीरे धीरे ये लोग बढ़ते जाते हैं। यात्रा होती है 24 दिन की, रोज 10 माइल कवर करते थे, तो 24 दिन में 240 माइल की यात्रा वो कवर करते हैं। और दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी लेते हैं, उसे उबालते हैं, नमक बनाकर, नमक कानून, सिविल डिसोबीडियंस। अब हमें मानना ही नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस को हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा मतलब हम बात ही नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर खत्म होती है, ना कि केवल यहाँ पर खत्म होती है। गांधी जी को कोई आ, नमक उबाल के, पानी उबाल कर नमक निकाल के चाट मसाला नहीं खिलाना था लोगों को, ठीक है ना, वो खाना खजाना करने वाले थे। बात ये थी कि नमक का कानून मैं तोड़ रहा हूँ, बचे कुचे तुम तोड़ दो, और वही हुआ भी। फिर उसके बाद क्या, फॉरेस्ट लॉज, चौकीदारी टैक्स, बिजनेसमैन के ऊपर काफी सारे टैरिफ्स वगैरह थे, और भी काफी सारी चीजें थी। नए नए कानून लगा रखे थे ब्रिटिश ने, जो हमें दबाने का काम करते थे। लोगों ने सब तोड़ने शुरू कर दिए, अंधाधुंध, और लोग ये कानून तोड़ते चले गए, ठीक है। तो ये बात है सॉल्ट टैक्स का, नमक कानून का, दांडी यात्रा का ये असर देखने को हमें मिला। फिर देखने को मिला, ना कि केवल बात यहाँ खत्म होती है, बातें और आगे गई। अब जैसे ब्रिटिशर्स ने ये चीज देखी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे लोगों को अरेस्ट करना शुरू करा। लाखों लोग थे, अरेस्ट करा, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान एक थे। गांधी जी ने जब ये बात देखी कि लोगों को लगातार अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेस कर रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह आंदोलन को, सॉल्ट मार्च को, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ये
तो वापस ले ले कानून। लॉर्ड इरविन अब गांधी जी को फिर ऑफर करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर कि आप लंदन आइए, लंदन आकर बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत में मामला सुलझाएंगे। गांधी जी जाते हैं, फिर लंदन जाते हैं और वहां पर कॉन्फ्रेंस के अंदर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं बात को लेकर कि वहां पर डिस्कशन टूट जाता है और बहस कुछ और चलने लगती है। ठीक है, तो जिस तरीके के फैसले वो चाहते थे वैसे फैसले हुए नहीं। हुआ क्या था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अभी बताता हूँ कुछ देर में जब पूना पैक्ट पढ़ाऊंगा तो ये सारी बातें वहां पर होती है। हुई, कोई खास मतलब आया नहीं। जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निराश होकर वापस आते, डिसअपॉइंट तो हो ही जाते क्योंकि उनकी बात की कोई खास सुनवाई होती नहीं है, जिस काम के लिए बुलाया था वही नहीं होती। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन से ये बात बोल दी थी, मैं चला तो जाऊंगा बट मेरे लोगों को जो तुमने अरेस्ट किया है दांडी यात्रा के चलते, सॉल्ट मार्च के चलते, उन्हें वापस छोड़ देना। बट वो वापस नहीं छोड़ता। ब्रिटिश की पुरानी आदत है, ये अपने जबान पर टिके ही नहीं रहते। हम टिक जाते हैं वो अलग बात है, ठीक है, भागती है ना। तो ये मिला जुला कर जब वो वापस आते हैं तो उन्हें वो चीज देखने को मिलती है जो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। हॉरिबल का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है ये देखकर। क्या देखकर डिसअपॉइंटमेंट होती है, पहला जब वो वापस आते हैं भारत को तो कांग्रेस वापस आता है, सारे उनके लोग जेल के अंदर होते हैं, ठीक है, और गांधी जी भी फिर अरेस्ट हो जाता है। तो ये सारी बात होती है मिला जुला के। ओके, तो इरविन ने मतलब तो ये सारी बातचीत होती है, ये बात हो गई, ठीक है। और 1934 को वो वापस से मतलब कि 1932-33 के आसपास वो फिर से शुरू करते हैं कि सिविल डिस बट 34 आते आते 1934 तक जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो अपना मूवमेंट ही खो देता है, मतलब कुछ खास बात होती नहीं है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो यहाँ पर इस तरीके से खत्म हो जाता है। अब बात आती है व्हाट इज पूना पैक्ट। मैं बताता हूँ पूना पैक्ट था क्या। जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई थी, मैं बताता हूँ। हमारे इतिहास में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है भारतीय इतिहास में, जिनमें से एक ही ली थी सेकंड वाली, क्योंकि पहली वाली में मूड नहीं था। आखिरी वाली में लोग नहीं थे क्योंकि सारे लोग जेल के अंदर बंद थे, तो जाता कौन। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि इन 3 टेबल कॉन्फ्रेंसेस में एक पर्सन थे जो कंसिस्टेंटली तीनों कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट थे, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। वो तीनों ही कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने लोग वो दलित्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनकी बात रख रहे थे। अब बात क्या थी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं। जो भी ब्रिटिश का हेड होता है, पार्लियामेंट्री हेड, उससे बात करते हैं कि हमारा एक वर्ग है, हमारी कम्युनिटी है दलित्स की, वो काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है, ये सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की मतलब कि हमारे लिए अलग से जगह कर दो, हम अलग को रह लेंगे हमारे लोगों के साथ। तो ये बात बोलते हैं, गांधी जी को ये बात समझ में नहीं आती। बोलते हैं कि इधर मैं तो देश को जोड़ रहा हूँ, अगर ये वाली बात मान ली गई सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं और यहाँ पर चीज हो जाती है, क्योंकि ये वाली बात गांधी जी को भी नहीं पता थी कि अंबेडकर साहब ऐसी बात बोल देंगे या फिर ये बात आउट ऑफ सिलेबस चली जाएगी। ठीक है, वो तो देश को आजाद करने एक करने निकले थे, तो बात ये हो जाती है। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि जितने भी वर्ग हैं, अभी पिछड़ा वर्ग है, वो हो ना हो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। तो अलग अलग कैसे हो गए, तो इस बात को लेकर तो वो बोलते हैं कि देश टूट जाएगा कि अगर सभी लोग ऐसे अपने अपनी जगह मांगते रहेंगे, फिर तो देश ही नहीं बचेगा। ठीक है, इस बात को लेकर हुआ क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग पहले भी एक कम्युनिटी कर चुकी थी, वो थी मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी ने पहले ही अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी थी 1815 के अराउंड, जब शायद मुस्लिम लीग वगैरह बनी थी, मैं नहीं जानता कब बनी थी, बनी तो होगी, एक सेकंड, हाँ, मुस्लिम लीग जब बनी थी तो उधर भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, जिसके चलते जो पंजाब का, जो आज का पाकिस्तान है और जो आज का बांग्लादेश है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट का ही हिस्सा था एक वक्त पर। तो वहां पर इन्हीं के लोग रहते थे, तो यही बात इधर भी हुई। तो अम्बेडकर साहब यही बात मान रहे थे, तो गांधी जी को ये बात समझ नहीं आती और पसंद नहीं आती। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो सीधी बात है, अब यरवाड़ा जेल में थे, जब वापस जाते हैं तो अरेस्ट कर लिया जाता है उन्हें। तो वहां पे वो भूख हड़ताल करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इसे देश ना तोड़ो, सेपरेट इलेक्टोरेट मत मांगो, कुछ और मांग लो। ठीक है, कोई और डिमांड रख लीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ऑफ कोर्स देशभक्त तो वो भी हैं, वो भी नहीं चाहते थे तोड़ना। बस साफ साफ बोलते हैं गांधी जी कि मैं जानता हूं कि जातिवाद बहुत ज्यादा गलत चीज है और कोई मतलब नहीं है अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई थी, कोई मतलब नहीं होगा इस आजादी का अगर लोग है जातिवादी करते रह जाएंगे। तो ये सारी बात है, देशभक्त दोनों ही थे, सीधी बात है। तो डॉक्टर अंबेडकर रिजर्वेशन की मांग करते हैं
ना कि केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बल्कि सिविल एग्जामिनेशंस में भी और पार्लियामेंट में भी, कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमारे लिए रिजर्वेशन होता है कि हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सके बस। तो डॉक्टर अंबेडकर ये मांग करते हैं और जैसे ये मांग करते हैं गांधी जी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि ठीक है। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये समझौता होता है कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेंगे और गांधी जी बदले में रिजर्वेशन दे देंगे। तो यहाँ पर रिजर्वेशन उन्हें मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स बनाने का उनका काम था, कौन नहीं जानता। तो इसमें वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन रखते हैं। गलत भी नहीं है, अच्छी बात है। अगर ये ना होता तो हमें ट्राइबल कम्युनिटी से कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती। अगर वो नहीं होते तो काफी सारा है, मतलब काफी सारे ऊंची पोस्ट में जो हमारे लोग हैं, चाहे वो जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो, ओके, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो कलेक्टर, तो ये चीज भी नहीं होती अगर रिजर्वेशन वाली बात नहीं होती तो। ठीक है, तो हर किसी को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी नहीं बेटा, ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है। यू मस्ट नो, इक्वालिटी एक अलग बात होती है, ह्यूमैनिटी बात यह है कि लोगों को बराबर रखा कैसे जाए। खैर अब हम बात करते हैं, तो ये बात पूना पैक्ट और सॉल्ट मार्च, यहाँ पर मामला खत्म होता है। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 आते आते कुछ खास बात उसमें रही नहीं और वो खत्म हुआ। अब बात आती है चलो भाई अगला टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है पीपल्स विजन टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। क्या मतलब है कि लोगों का क्या दृष्टिकोण था, मतलब क्या नजरिया था सिविल डिसोबीडियंस को लेकर। सीधी बात है कि लोगों की जो लड़ाई थी ना वो डायरेक्ट कभी भी ब्रिटिश से नहीं थी, या उनके वो कारण नहीं थे जो कारण हमारे नेताओं के थे उस समय पर, कि सभी को देश से अंग्रेजों से आजादी तो चाहिए थे, मगर सबके अलग अलग कारण थे। ओके, सब अपने अपने कारण से थे। अब जैसे कि हम बात शुरू करते हैं रिच पीसेंट्स की, मतलब कि जो बड़े बड़े किसान थे, ओके, जमींदार। तो उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार्स काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इसका कारण ये था क्योंकि उस समय पर इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, मतलब महामंदी चल रही थी। ओके, और जो महामंदी चल रही थी तो जो रेवेन्यू था, जो टैक्स कलेक्शन था, ब्रिटिश बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो रिच पीसेंट्स के, मतलब ये जो जमींदार थे, इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो टैक्स वगैरह भरने में। तो ये भी चाह रहे थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों की सरकार जाए और हमें, बस समझ रहे हो ना। तो बस सारी बात थी। ओके, स्वराज मीन रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू रेट्स एंड रिलीफ फ्रॉम ऑपरेसिव टैक्सेशन। बात समझ में आ गई कि स्वराज के लिए, ये स्वराज का मतलब इनके लिए क्या था। स्वराज का मतलब इनके लिए था कि इन्हें टैक्सेशन से और ये जो हाई रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है इससे कैसे भी करके मुक्ति मिल जाए। तो पहला विजन इनका ये था। ठीक है, इनकी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी भाई। रिच पेशेंट्स को कहाँ दिक्कत हुई, इन्होंने बहुत ही जोर शोर से हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि इन्हें भी ब्रिटिश की सरकार गिरानी थी कैसे भी करके, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस जब 1931 में वापस ले लिया गया, क्योंकि मैंने बताया वायलेंस वगैरह हो गया था, कुछ देर पहला भी बताया, तो इस बात को लेके काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि टैक्स को लेके को जो इन्हें मिलना चाहिए था, जो न्याय मिलना चाहिए था मिला जुला के, ये चाहते थे कि या तो टैक्सेशन खत्म कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए, रेवेन्यू कम कर दिया जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी पहले ही वापस ले लिया 1931 में, जबकि उसे लंबा चलना चाहिए था ताकि इनकी बात भी रखी जा सके। दैट वाज द रीजन ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे सिविल डिसोबीडियंस से, गांधी जी से। और जब 1932 में ये वापस से शुरू करने की कोशिश की गई तो रिच पीसेंट्स ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ये बात आ जाती है। ओके, हे भगवान, आगे बढ़ो था। चलिए, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, HSRA, ये वो लोग हैं जो अहिंसा पे ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद साहब, ये सब इन्हीं में आते हैं। ठीक है, इनका सीधे सीधे ये मानना था कि केवल सिविल डिसओबीडियंस से आजादी नहीं मिला करती भाई, चीजें थोड़ी हिंसक करनी पड़ती हैं। ओके, तो इनका ये था। भगत सिंह का भी सीधे सीधे मतलब ये था कि भाई कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमने अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है, हमें उनके साथ कुछ मतलब कि किसी भी तरीके से कोई रूल नहीं करना और इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना, मतलब कोई साथ में मिलकर राज वगैरह करने की बात नहीं है, कोई भी ट्रीटी साइन नहीं करनी इनके साथ, बात खत्म। वो सीधे बात बोलते हैं, ही डिक्लेयर्ड द फ्रीडम वाज द बर्थ राइट फॉर ऑल एंड वर्कर्स वर द रियल सस्टेनर्स ऑफ द सोसाइटी। मिला जुला के बात ये है कि जो देश है ये किसी गवर्नमेंट का नहीं होता, ये जो देश है ये नेताओं का नहीं होता।
ओके, ये देश बड़े बड़े बाबुओं का नहीं होता, ये जो बड़े बड़े सीटों पे बैठे हैं बाबूजी बन के, इनका नहीं है। ये देश होता है जनता का, और होना वही चाहिए जो जनता चाहे, सीधी सीधी बात। तो इनके अपने अपने थे। अब पुअर पीसेंट्स की बात करें, इनकी डायरेक्ट लड़ाई कभी भी अंग्रेजों से नहीं थी, इनकी लड़ाई थी अपने मालिकों से, वर्कर्स हो, लेबर्स हो, पुअर पीसेंट से। इनकी लड़ाई थी जमींदारों से। होता क्या था कि जमींदारों को हाई टैक्स देना पड़ता था, और उस टैक्स देने के लिए ये वेट हाँ, तो पुअर पीसेंट्स की सीधी बात थी, वो केवल ये चाहते थे कि जो इनकम की बात है, हाई टैक्स बढ़ रहा था जमींदारों पे, वो अलग बात है, बट इसका प्रेशर आ रहा था पुअर पीसेंट्स, गरीब किसानों पर। ठीक है, उन्हें हाई रेंट पे करना पड़ता था जमीनों के लिए, और भी काफी सारी चीजें उल्टी सीधी हुई थी, बेकार वगैरह का भी सीन था। और वो केवल ये चाहते थे कि उन्होंने जो रेंट्स वगैरह अनपेड है ना उनके, इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते काफी ज्यादा, क्योंकि पैसे तो हो ही नहीं पा रहे थे, तो वो सारे ना माफ कर दिए जाए। तो इस बात को लेकर वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ नहीं। ओके, ignorant campaigns to prevent upsetting landlords and rich peasants। बट यहाँ पर एक पंगा और था, वो मैं बताता हूँ क्या था। कि जो कांग्रेस थी, वो इस चीज को, मतलब कि रेंट नो रेंट कैंपेन, मतलब कि मजदूरों के या पुअर किसानों के रेंट माफ कर दिया जाए, इस बात को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिच पीसेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बात का डर था कि अगर कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया, पुअर पीसेंट्स को, तो कहीं जो बड़े किसान है, जो बड़े जमींदार है, उनका सपोर्ट ना चला जाए। बात समझ रहे हो ना? ये लूप है, ये एक दूसरे के ऊपर मतलब कनेक्टेड है, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये सारी बात थी। वुमेन्स की अगर बात की जाए, तो women's का भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहा। Women participated in large numbers during Gandhi's Salt March and civil disobedience movement. They manufactured salt, joined protest marches, and picked foreign cloth and liquor shops. For many women, participation in the movement was a step toward both national freedom and social upliftment. सीधी सीधी बात है, उस समय पर महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, फ्रीडम बहुत कम थी। तो महिलाओं के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल होना ही बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। ओके, ये उनके लिए पहला स्टेप था कि वो देश के लिए कुछ कर रही हैं, और अपनी मन मर्जी से इस मार्च में जा रही हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ कार्य कर रही हैं। दूसरी बात क्या बात थी, मैं बताता हूँ। लिकर शॉप, सॉल्ट वगैरह इन्होंने मैन्युफैक्चर करा था, और अंग्रेजों के कई कानून तोड़े थे। तो ये सारी बात थी। तो ये सोशल फ्रीडम और सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ इनका पहला कदम था। तो विमेन्स इस बात से खुश थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की अगर बात की जाए, लेबर की, तो इनकी भी काफी ज्यादा वर्किंग कंडीशन खराब थी। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके सॉरी, जितने भी ये वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के ना यहाँ पर काम करते थे, काफी सारे इंडियंस भी थे। वहां की वर्किंग कंडीशन खराब थी, और वो चाहते थे लेबर की बेटर वेजेस मिले, मतलब कि सैलरी बढ़ जाए कैसे भी करके। तो दैट वाज द रीजन ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। कांग्रेस फिर वही बात करती है, ये अब यार ये पहले से ही ऐसी है शायद। बात क्या थी कि कांग्रेस फिर से जो लेबर होती है, उनके वेजेस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि फिर वही बात आ जाती कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अगर कांग्रेस मजदूरों को सपोर्ट करने लगती, तो फिर वही फेलियर आ जाता कि कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन, अगर इन्होंने वापस ले लिया सपोर्ट, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा। बिजनेस क्लास की बात करें, तो बिजनेस क्लास में दो सबसे बड़े फिगर्स थे, जीडी बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप वाले, बिरला मंदिर वाले जीडी बिरला, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इन्होंने भी काफी ज्यादा मूवमेंट को शुरुआत में क्या करा था, सपोर्ट किया था, क्योंकि इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने काफी सारे टैक्सेस, काफी ज्यादा टैरिफ्स वगैरह लगा रखे थे। ओके, और ये कैसे भी करके, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, और वो अपने हिसाब से इसे तोड़ते मरोड़ते रहते थे। तो बिजनेस क्लास को इस चीज से दिक्कत थी, और वो कैसे भी करके इनसे मुक्ति चाहते थे। ओके दूसरी बात, और अगर देखा जाए,
तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेलियर हुआ उसका, मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 में से 1 ही ली थी हमने, बाकी की 2 में तो हमने हिस्सा ही नहीं लिया। तो इस बात को लेकर बिज़नेसमैन्स काफ़ी ज़्यादा सावधान हो गए थे, क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ काम कर रहे थे। तो कहीं मिलिटेंट एक्टिविटीज़, मिलिट्री एक्टिविटीज़ इनके साथ ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो विज़न क्लियर था, बिज़नेस क्लास सपोर्ट कर रही थी बट डायरेक्ट नहीं कर रही थी, बात ये थी। इनके वर्कर्स जा रहे थे, ये पैसा लगा रहे थे, सीधी-सीधी बात है। बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि बाहर विदेशों में इनका बिज़नेस चलता था, तो कहीं समस्या ना हो जाए, मार्केट में नाम खराब ना हो जाए। तो इस बात को लेकर ओके। अब रोल ऑफ विमेन की अगर बात की जाए तो विमेन्स का क्या रोल था? शहरी इलाका डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, बहुत भाग लिया था, और हाई कास्ट फैमिली से आती थी, मतलब ऊंची जाति से आती थी, और वहीं रूरल एरियाज में जमींदार थे, उनके घर की महिलाएं यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, यार कितना लंबा नाम है ये, अब पार्टिसिपेट कर रही थी। काफी ज्यादा गांधी जी से इंस्पायर थी, बट सीधी बात ये थी कि एक फिर वही बात की कांग्रेस, ठीक है, बात क्या थी कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया गया इस तरफ कि विमेंस को लेकर कोई अच्छी खासी पोजीशन या अच्छी खासी पोस्ट नहीं दी उन्होंने। कुछ समय बाद सरोजिनी नायडू को मिली, जो विमेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, बट बात ये थी कि काफी ज्यादा कांग्रेस डिड नॉट एनकरेज वुमेन टू होल्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंटिन्यू टू व्यू देम मेनली एज होम मेकर्स। अपनी तरफ से नहीं बता रहा, लिखा हुआ ही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट पीछे पड़ा है कि कांग्रेस ने इस बात को काफी ज्यादा एनकरेज नहीं किया और कोई अथॉरिटी की पोजीशन इन्हें दी ही नहीं। कारण थी क्योंकि उनका भी ये मानना था और कहीं ना कहीं गांधी जी का भी ये मानना था कि सोशल वर्क तक तो ठीक है, बट महिलाओं का बात ये हो जाता है कि घर में रहें और अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बने ये सोशल वर्क उनके काम का नहीं है, सीधी बात है, बुक्स में भी तुम्हारे लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात थी। तो वुमेन्स का रोल काफी अच्छा खासा था, बट आईएनसी ने कोई बहुत अच्छी अथॉरिटी दी नहीं। तो ये सारी बात थी, तो सबके अपने अपने विजन्स थे। ओके, यार मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ यार, जो लिखा है वही बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशंस पे मत जाना। तो ये सारी बातें हो जाती है। अब बात आती है मोमेंट, लिमिट्स क्या थी? लिमिट्स मैं बताता हूँ, हर चीज की अपनी अवधारणाएं होती हैं, हर चीज की अपनी कमियां होती है। पहली कमी ये थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अनटचेबल्स मतलब दलित हिस्सा नहीं ले रहे थे। और हाँ, एक चीज और रह गई थी, क्या है, छोटा नागपुर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भाग ले रहे थे, पर हर सारी जगह के नहीं ले रहे थे। छोटा नागपुर और नागपुर महाराष्ट्र में, वहां के काफी सारे लेबर थे जो इसमें भाग ले रहे थे, बाकी सारे नहीं थे। ओके, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सीधे उन्हें बेटर वेजेस चाहिए थे और वर्किंग कंडीशंस अच्छी चाहिए थी। कांग्रेस हेजिटेट हो रही थी इनकी मांग को आगे रखने में, क्योंकि उन्हें डर पड़ा था जो बिजनेस क्लास है कहीं वो सपोर्ट वापस ना ले ले। ठीक है, मैंने ये बात 2 बार बता दी, ध्यान रखना। ठीक है, ये बंदा शुरू से ही ऐसी। दलित्स एंड आइडिया ऑफ स्वराज की बात करते हैं। दलित्स नहीं थे इसमें, मतलब बहुत बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे थे, ले ही नहीं रहे थे, मतलब सीधी बात है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। कारण ये था, अनटचेबल्स दलित्स, उन्होंने अपने आप को खुद ही इस सोसाइटी से दूर कर लिया था कि भैया हम है ही नहीं, सीधी बात है। क्योंकि हाई कास्ट के लोग भी क्या कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे, मैंने बताया, हाई कास्ट की महिलाएं, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब थे, मतलब जो उस समय पर मजबूत लोग होते थे। दैट वाज द रीजन अनटचेबल्स उसमें हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। फिर वही बात आ जाएगी, द कांग्रेस हैड लॉन्ग इग्नोर्ड देयर इश्यूज टू अवॉइड ऑफेंडिंग कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। कि जो कांग्रेस थी, इनकी जो बात थी, इनमें जो हीन भावना थी इस बात को लेकर, ठीक है, अनटचेबिलिटी को लेकर, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भी इनकी इन मांगों को, इनकी इन दिक्कतों को, जो दिक्कत अनटचेबल्स दलित्स को हो रही थी, इग्नोर कर रही थी। क्यों इग्नोर कर रही थी? क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, कहीं वो ऑफेंड ना हो जाए, कि अगर हमने अनटचेबल्स को शामिल कर लिया तो अगर ये ऑफेंड हो जाएंगे। दैट वाज द रीजन कि कांग्रेस दलित्स को इग्नोर कर रही थी। ओके, बट गांधी जी उनमें से नहीं थे। गांधी जी का सीधी बात ये माननी थी कि अगर अनटचेबिलिटी कभी खत्म ही नहीं हुई तो ध्यान रखना, अगर आजादी मिल भी जाती है तो भी किसी काम की नहीं है। ठीक है। गांधी जी ने अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन। क्या नाम दिया? हरिजन। हरिजन मीन्स
द चाइल्ड ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। और वो सारे काम किए जो उस समय पर दलित करते थे, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज वगैरह उनको बना कर दी और चीजें भी बेहतरीन करी उनके लिए। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी उसे अपोज किया कि अपने आप को इतना हीन भावना से मत भरो कि देश से अलग हो जाओ, साथ में रहो, हम चीजें बेहतर कर लेंगे, ठीक है। वो बिलीव करते थे और अब चीजें बेहतर हुई भी। दोनों ही बातें जरूरी थी। डॉक्टर अंबेडकर लीगल राइट्स देना चाहते थे, ठीक है, और वहीं महात्मा गांधी उन्हें सोशल राइट्स देना चाहते थे। सीधी सीधी बात है कि एक बॉन्डिंग भी होनी चाहिए आपस में, जो कि अब बॉन्डिंग है भी, ठीक है। अब जातिवादी का सीन रहा नहीं है, ठीक है। तो सीधी बात है, गांधी जी के एफर्ट्स दलित्स के लिए ये थे, वो अपने काम खुद ही करते थे, सीधी बात है। जैसे कि कचरा वगैरह अपना खुद ही उठाना, टॉयलेट वगैरह अपना खुद ही साफ करना, ताकि जो सफाई कर्मचारी हैं जिनमें से काफी ज्यादा दलित ही होते थे, ताकि उनके वर्क को ग्लोरीफाई किया जाए, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम जरूरी होता है, ठीक है, हर तरीके से। दैट वाज द रीजन। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अंबेडकर एंड पॉलिटिकल डिमांड्स, मैंने तुम्हें बताया था पूना पैक्ट से रिलेटेड है कि डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटिकल राइट्स की तो बात बाद में कर रहे थे, पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। आसान भाषा में अगर समझाऊं तो डॉक्टर अंबेडकर अपने लिए, जैसे पाकिस्तान ने अपना हिस्सा मांगा ना अलग से, डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसे ही मांग कर रहे थे कि एक काम करो, हमें अलग से एरिया दे दो, हम वहां पे रह लेंगे। उनकी मांग में कहीं बुरी नहीं थी। मैं सच बताऊं, जातिवाद को लेकर जितनी ज्यादा दिक्कतें हुई थी, किसी के भी मन में आ जाएगा, दैट वाज द रीजन वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। पर गांधी जी ने अपोज किया और बोला देखो ठीक है, आपकी दिक्कत समझ ही जा सकती है, लेकिन देश से अलग होना अजीब बात है। दैट वाज द रीजन। काफी कन्फ्लिक्ट अम्बेडकर के बीच में, बट उसके बाद गांधी जी ने उन्हें कन्विंस कर ही लिया एट द एंड, पूना पैक्ट के चलते, कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा के कुछ और मांग लो। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, ओके, और हर तरह की पब्लिक फैसिलिटीज में भी देखा जाए तो जो भी गवर्नमेंट बनाती है लोगों के लिए, उसमें अपने लिए रिजर्वेशन मांगी। लेजिस्लेचर में सबसे पहले मांगी थी, और काफी जरूरी भी था पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर में कुछ सीटें रिजर्व्ड होना। इसलिए रिजर्व होना ताकि एससीज एंड एसटीज को रिप्रेजेंट किया जा सके, ओके, वरना पिछड़े रह जाते हैं, ठीक है। अब आती है लिमिटेड दलित पार्टिसिपेशंस। Due to differences with Congress and demand for separate political rights, Dalit participation in the civil obedience movement remained limited, especially in Maharashtra, Nagpur, where their organization were strong. ठीक है, अंबेडकर जी ने ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी थी जो केवल दलित्स के लिए थी। दलित का मतलब होता है द ब्रोकन, ठीक है। दलित का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हें कारण बता दिया कि क्यों नहीं था। मुस्लिम के रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए, उनकी कम्युनल टेंशन इनकी अलग ही चल रही थी। इनकी बात ये थी क्योंकि जो कांग्रेस है उनका उठना बैठना हिंदू महासभा और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के चलते काफी ज्यादा था। दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स की डिमांड थी खिलाफत आंदोलन के लेके, ठीक है, खिलाफत आंदोलन को लेके उस पर भी बहुत कम ध्यान दे रहे थे खुद कांग्रेस, ओके। एंड दैट वाज द रीजन कि लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेफगार्ड्स एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, बट डिसएग्रीमेंट ओवर रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। मिला जुला के बात ये हो जाती है कि काफी ज्यादा हिंदूज, जो महासभाएं होती थी, ओके, जो तरीके से मान के चलिए हिंदू कम्युनिटी के साथ कांग्रेस का उठना बैठना काफी ज्यादा था, और वो इनकी बातों को इग्नोर करने लगी थी। एंड दैट वाज द रीजन मुस्लिम्स में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हुए इस मूवमेंट में दिखाई दिए ही नहीं। इस मूवमेंट में अगर कुछ थे तो हिंदूज थे, सिख थे, काफी ज्यादा थे। मतलब रेशियो की अगर बात की जाए तो मुस्लिम्स हो गए, दलित्स हो गए, ये काफी कम दिखाई दे रहे थे। इनकी अपनी अपनी दिक्कत थी, और यही कारण था कि पाकिस्तान ने पहले से ही क्या कर रखा था, ध्यान देना, पाकिस्तान ने पहले से ही, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम्स ने पहले से अपने सेपरेट इलेक्टोरेट ले रखे थे, और वही 1947 के चलते अगर देखा जाए सेपरेट हो जाता है, और जो उनके स्पेशल सेपरेट इलेक्टोरेट होते हैं वही आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश है। पाकिस्तान ने, सॉरी, मुस्लिम्स जो थी कम्युनिटी, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के चलते काफी सारा पंजाब ले रखा था, और कुछ हिस्सा बंगाल का ले रखा था, ईस्ट बंगाल अगर देखा जाए तो, ठीक है। वो आज का बांग्लादेश बना ईस्ट बंगाल, और पंजाब का काफी सारा जो हिस्सा बड़ा वाला सिंध, सिंध वो बना क्या, पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की पंगा ये था, ठीक है। खैर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें विजन्स के बारे में बताया,
ये जो पूरा का पूरा फर्रा है ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पढ़ लेना, छोटे-छोटे लिख रखे हैं, तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएँगी आसान आसान भाषा में। मैं भी बंगाल चला गया था बैठे-बैठे, ठीक है? तो ये सीधी-सीधी बात है, ओके? चलो अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ये बात यहाँ पर खत्म होती है, अब हम बात करेंगे अपने कल्चर से जुड़ी हुई और कुछ चित्रकारी की बात करते हैं कि लोग किस वजह से, किस तरह से एक साथ आए। कुछ तो कारण रहा होगा, तो हम उन कारणों की बात करते हैं बात। ये भी कर लेते हैं। चलो हम तो गया। देखो भाई, अगर बात देखी भी जाए ना, तो रुक जाओ एक मिनट। चलो भाई तुम्हारी थोड़ी जान पहचान करवा देता हूँ लोगों से, ध्यान देना। अगला जो सीन है, बात ये है कि जो लोग थे कि कुछ तो कारण उन्हें मिलना चाहिए था ना कि देश को आजाद कराएंगे तो किन कारणों से आजाद कराएंगे। तो मैंने तुम्हें शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ये बात बताई थी कि भाई हमारी कहानी, हमारे पूर्वजों की कहानी हमारी पुश्तों तक पहुंचनी चाहिए ताकि देश में पुश्तें अच्छी पैदा हो सके, सीधी बात है। ओके, तो यही बात थी कि लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे जो भी इस आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, जो भी इस आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहे थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हों या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी हों, कहाँ गए ये रहे, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हों, ये सब आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए दोनों लोग हैं कौन। ध्यान देना, हमारा नेशनल एंथम लिखा गया है गीतांजलि बुक से, और वो गीतांजलि बुक लिखी थी इन्होंने। किन्होंने लिखी थी? इन्होंने। कौन है ये? है रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता होना चाहिए। और फिर आनंद मठ जो बुक है, ठीक है, वो लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने। तो वंदे मातरम लिखा इन्होंने और जन गण मन लिखा इन्होंने। ओके, लेकिन अभी हम बात करते हैं, तो ये जो लोग थे ना, इन लोगों ने ना हमें जोड़ा अपने कल्चर से, जोड़ा हमें अपनी कहानियों से। कौन सी हमारी कहानी? भाई हमारी कहानियां बहुत सारी रही हैं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हमारी कहानी नहीं है क्या? या महाराणा प्रताप की कहानी हमारी कहानी नहीं? ये तो दो लेजेंड हैं जो हमें याद है। ऐसे तो बहुत सारी कहानी है जो आपको पता ही नहीं। कई तरह के कल्चर है हमारे देश के अंदर और हर कल्चर की अपनी एक कहानी होगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत है आपको पता नहीं क्योंकि आपने जानने की भी कोशिश नहीं करी, लेकिन कोई नहीं, जब एग्जाम खत्म हो जाए तो ऐसी कहानी जानना। बट अभी हम बात कर रहे हैं अपने पूर्वजों ने किया क्या था। बात ये थी कि हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने हमारे लोगों को जोड़ा अपने कल्चर से, फोक सॉन्ग से, लोक गीतों से, लोक कथाओं से, कहानियों से, कि देखो भी मातृभूमि की रक्षा कैसे करी जाती है, ठीक है, हाउ टू सेव योर मदरलैंड और मदरलैंड अब आपको भी करनी है। तो ये सारी बातें हो जाती है। अब ये दो लोग आपको देखने को मिल गए, बंकिम चंद्र चटर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। एक पर्सन और है, उनका नाम है, अबे ये नहीं, अबिंद्रनाथ टैगोर। भारत माता की जो तस्वीर बनाने वाले पहले इंसान थे वो तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ में उन्होंने अपनी वो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी भारत माता की, ये वाली इसी तरीके की थी। बट आगे चल के उसको और ज्यादा ग्लोरीफाई किया इन्होंने, इन्होंने ये जो इन्होंने, ये रिवर्स दिखता है यार, ठीक है, ये कौन है? ये है अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ अबिंद्रनाथ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो इन्होंने भारत माता की तस्वीर, मतलब कि भारत देश को एक ह्यूमन फिगर में तब्दील किया, ओके। जिससे क्या हुआ कि लोगों की अटैचमेंट अपनी मातृभूमि के प्रति और ज्यादा बढ़ गई और लोग और जोरों शोरों से आजादी की लड़ाई को लड़ने लगे। तो ये सारी बात, ये कुछ मेन नाम है तो आपको पता होने चाहिए, जैसे भारत माता की तस्वीर हो गई या फिर ये अमरनाथ टैगोर हो गए। अब एवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग की बात करें, ये पीछे लिखा है 1906, ये ट्रिपल आर में भी देखने को मिला था ये वाला झंडा हमको, ठीक है। बने हुए हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 जो कमल बने हुए हैं, तो भारत देश में ब्रिटिश के बसाए गए 8 रेवेन्यूज थे, रेवेन्यूज काउंसिल्स मान के चले, काउंसिल्स थे जिसके चलते वो पूरे देश को कंट्रोल करते। तो ये 8 कमल उसके देन थे, ठीक है, उसके प्रतीक थे। तो इस तरीके से हमारे नेशनल फ्लैग का क्या था, एवोल्यूशन होता रहा और आज हमारे पास ये वाला झंडा है, ठीक है। पहले चरखा वगैरह भी था। तो ये सारी बातें थी। तो इस तरीके से हमने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। मिला जुला के बात ये हो जाती है बेटा कि बात ये नहीं कि अपने कल्चर को याद ही तब करो जब आजादी वाली कंडीशन आ जाए,
अगर आप अपने कल्चर को, अपने पूर्वजों को याद रखते हैं ना, ठीक है, तो आप कभी गुलाम बन ही नहीं सकते। ओके, और हमारे पूर्वज बहुत खतरनाक रहे हैं। ओके, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, वो कटने मरने से भी नहीं डरते थे। तो अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो कभी गुलाम ही नहीं होंगे। ठीक है, सीधी बात है। हम लोग, जैसे कि गांधी जी ने खुद बोला था, क्या बोला था, ध्यान देना। गांधी जी ने ये बात बोली थी, ठीक है, ये बात, वैसे चैप्टर तो खत्म हो गया, चाहो तो जा सकते हो। गांधी जी ने ये बात बोली थी कि अगर अंग्रेज इस देश में बस गए हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फॉल्ट है कि तुमने उन्हें बसने दिया। क्यों बसने दिया? क्योंकि हमें ना उनका कल्चर बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा था। हमें उनका कल्चर इसलिए फैसिनेटिंग सा लग रहा, आजकल भी लगता है बच्चों को, इसलिए लगता है क्योंकि हम अपना ही कल्चर नहीं जानते। हमारा कल्चर इनसे कहीं ज्यादा बेहतरीन रहा है और हमारे सिद्धांत तो और अच्छे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। खैर छोड़िए, ये खत्म चैप्टर, सब कुछ डिटेल्ड में है। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे, याद से रख लेना, ठीक है। स्लाइड्स मिल जाएंगी, बुक तो तुम्हारे पास है ही, 2-3 फर्रे और बना रखे हैं, वो भी कर लेना, नलायक को पढ़ लेना, यूनिक भी पर्ची बना के निकल जाओ, ठीक है, सीधी बात। आइडिया तो नहीं दे दिया। तो मिला जुला के बात ये है, पढ़ो इसे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, बस अच्छे से एग्जाम दो। 6 तारीख को एग्जाम है, 1 शॉट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। कोई समस्या हो तो पूछिए, और क्या, सीधी बात है। चलो बाय बाय तब के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि नई वीडियो आती रहेगी, नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए बाय बाय।